नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे यूपी पीसीएस आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में बात करें तो DIS से 10 टेस्ट आपका कंप्लीट कर दिया गया है। इसमें और हम लोग जो है 8 टेस्ट करने वाले हैं, 8 या 9 टेस्ट अवेलेबल है। तो DIS का टेस्ट जल्द ही आपको मिलेगा। 10 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा GS वर्ल्ड जो न्यू वाला है, इसमें हम लोग 3 टेस्ट किए थे अभी। एक आपका हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी और एक आपका पॉलिटी का। आज हम लोग इकोनॉमी का टेस्ट देखने वाले हैं। इकोनॉमी के साथ इसमें करंट अफेयर प्लस इसमें आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्वेश्चन रखा गया है। साथ साथ यूपी स्पेशल का भी कुछ प्रश्न यहाँ पे होगा। तो जनरली टेस्ट होगा आपका इकोनॉमी का ही, ठीक है। इकोनॉमिक्स का टेस्ट हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके साथ ये सब एडिशनल यहाँ पे ऐड है। तो ये न्यू अपडेटेड वाला टेस्ट है और इसके बाद भी GS वर्ल्ड में जो भी अभी नया टेस्ट आया है वो सारा कुछ हम करने वाले हैं, ठीक है। तभी DIS से GSI से जो भी टेस्ट है, GS वर्ल्ड से सब देखने वाले हैं। इसके अलावा पैरेलल जो है आपके लिए PYQ, चूंकि रियल टाइम का क्वेश्चन वहीं पे देखने को मिलता है, तो PYQ में हम जो है 3 सालों का कंप्लीट क्वेश्चन, यानी GS1 और GS2, यानी कहूँ तो मैं GS में आपका एक हिंदी का टेस्ट होता है और एक GS वाला। तो प्रीलिम्स एग्जाम में यही होता है जनरली आपका। तो ये इसका जो है टोटल 3 पेपर अपलोड कर दिया गया है। काफ़ी अच्छे एनालिसिस है, तो आप जाके टॉपिक वगैरह देख सकते हैं। और बहुत एक अच्छा एनालिसिस किया गया है, जिससे आपको टॉपिक भी दिखेगा कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। जैसे देखिए, जो भी पेपर आप सॉल्व किए उसमें एक टॉपिक दिखा जनगणना, वहाँ से क्वेश्चन खूब सारा बनाया जा रहा है, तो आपको बिल्कुल ही प्रिपेयर कर लेना है। तो वैसे में पूरा पेपर आप जब एनालाइज करके देखेंगे तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा मैं एक बात बताया था कि देखिए, कुछ लोगों का कमेंट भी आ रहा है, पर्सनली भी कुछ लोग मैसेज किए कि इसके लिए उनको अगर गाइडेंस मिल जाए। तो देखिए, रिजल्ट तो खुद आप स्वयं ही बनाते हैं, लेकिन एक यदि आपको गाइडेंस मिल जाए और एक प्रॉपर वे में गाइडेंस मिल जाए, ठीक है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो एक तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, प्लस PYQ, ठीक है। ये दोनों यदि आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो इसके बेसिस पे आप अपना जो है मटेरियल कंटेंट डिसाइड कर लेते हैं। क्योंकि मार्केट में देखिए आज बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। अब कौन सा पढ़े कौन नहीं पढ़े, क्या इंपॉर्टेंट होगा नहीं होगा, तो कंटेंट बहुत सारा। लेकिन ये दोनों अगर आप देख लेते हैं तो ये कंटेंट आप डिसाइड कर सकते हैं। कंटेंट जैसे डिसाइड कर लिए, उसके बाद आपका काम रह गया प्रैक्टिस का। और प्लस साथ साथ प्रैक्टिस में टेस्ट सीरीज भी आता है, तो टेस्ट सीरीज वगैरह लगा लिए। इतना सारा यदि काम आप सही डायरेक्शन में कर लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ऐसे में लेके आप सभी के लिए एक प्रोग्राम है, और ये मेंटरशिप प्रोग्राम होगा, जैसे मैं पहले ही बताया था। तो उसमें 40-42 लोग एक ग्रुप में ऑलरेडी ऐड भी हैं इसके लिए। तो एक मेंटरशिप प्रोग्राम रखा जाएगा। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी से समझौता कोई होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। और हमारा उद्देश्य यही है कि अब जो है, चाहे आप कहाँ भी रहते हो, चाहे ग्रामीण से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में क्यों न रहते हो, यदि आपके पास मोबाइल है, आपके पास यदि नेट अवेलेबल है, तो ऐसे में हमारा कोशिश रहेगा कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराएं। तो मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप सभी को। एक मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा, पढ़ना तो आप ही को है, बाकी जो है गाइडेंस का हम आपको काम कर देंगे। और एक्चुअली मेंटरशिप प्रोग्राम में होगा क्या, बात ये आप समझ जाए। आपको टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड आपका टेस्ट लिया जाएगा। अब ये जो यूट्यूब वाला टेस्ट चल रहा है, ये तो चलते रहेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट एक ले, मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में टॉपिक आपको बता दिया जाएगा कि जैसे एक टॉपिक आपको दे दिया गया, यूरोपियों का आगमन, ठीक है। अब ये टॉपिक आप पढ़ के आएंगे और इसी टॉपिक का आपसे टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल टाइम में टेस्ट होगा, एक टाइम में, उसी टाइम में आपको आगे टेस्ट देना होगा। टेलीग्राम ग्रुप आप सभी के लिए अलग से मैं बना दूंगा, जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, और वो लोग आके उसी टाइम में टेस्ट देंगे और टेस्ट का आपको रिजल्ट भी पता चलेगा। तो आप एक टेस्ट देंगे, सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट देंगे और उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाएगा। अब एनालिसिस कराया जाएगा आपको, तो ये गूगल मीट के माध्यम से आपको कराया जाएगा, ठीक है। गूगल मीट या आपको कुछ और माध्यम हो सकता है जिससे आप अपनी बातों को रख सकें, ठीक है। तो गूगल मीट के माध्यम से उसका आंसर आपको कराया जाएगा, और जो भी प्रॉब्लम बनेगा उस टॉपिक से रिलेटेड आप उसी समय उसी दिन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक बेहतर एक प्रोग्राम है आप सभी के लिए, जो मेरे को लगा कि हो सकता है मेरे ये करने से बहुत सारे लोग का अच्छा हो जाए, ठीक है। तो मेरे को काफ़ी खुशी होगी। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ आखिर कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। फिर ये प्रोग्राम हम लोग जो है जल्द ही स्टार्ट करेंगे, और मेरा कोशिश रहेगा कि आपको जो है
नवंबर 1, ठीक है, नवंबर 1 से स्टार्ट करें। ये अभी कोई फुल्ली जो है डेट यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा यूट्यूब में ही, ठीक है। बाकी आप लोग जो है इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये बात पहुँच सके। बाकी टेस्ट सीरीज अगर आप लगाते रहें तो चलिए एक प्रॉपर आपको गाइडेंस देने का हम काम कर सकते हैं। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप रिजल्ट बनाने के लिए हैं, तो हम देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि मेरे आने की वजह से आपका रिजल्ट बन जाएगा। इसमें योगदान आपका भी होगा, हमारा भी भूमिका होगा, लेकिन दोनों लोग अगर सही वे में अगर शुरुआत से लेकर अंत तक साथ चल पाए तो फिर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा हम करंट अफेयर पे भी काम करेंगे, तो जो टेस्ट होगा आपका उसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड रहेगा। और ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपके यूपीपीसीएस जो है आरओ में पूछा जाता है और उसमें कौन कौन सा टॉपिक होता है, तो बिल्कुल टॉपिक वाइज जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग जो टेस्ट देखने वाले हैं, ये तो बात हो गई थोड़ी सी। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग बस मैसेज कर देंगे, उसके अलावा कोई फीडबैक कमेंट होगा तो जीएस वर्ल्ड का हम लोग टेस्ट देखने जा रहे हैं। न्यू वाला जो टेस्ट है, अपडेटेड है ये टेस्ट, ठीक है। और ये इसका टेस्ट नंबर 4 है। और जैसे मैं बताया कि ये टेस्ट आपका इकोनॉमी का है, ठीक है, इकोनॉमी का है, साथ साथ करंट अफेयर वगैरह इसमें रहेगा। और बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, लिंक यहाँ पे दिया गया है, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जैसे मैं बताता हूँ कि मेरे साथ पैरेलली आप यदि प्रश्न हल करते हैं तो एक सही अप्रोच होगा। एक एक प्रश्न को आप लोग हल करें, और जिनके पास ओएमआर सीट है ओएमआर सीट लें, जिनके पास नहीं है 1 से लेके 140 तक नंबरिंग कर लें, ठीक है। और एक एक प्रश्न मेरे साथ हल करें, ठीक है। चलिए, और रोज जो है टेस्ट आपका 7:30 बजे, जो लोग नए हैं उनके बता दी, रोज 7:30 बजे सुबह में टेस्ट अपलोड होता है, तो उस समय आके आप टेस्ट जो है देख सकते हैं, या जिस समय में आप कंफर्ट जोन में अपने आप को महसूस करें उस समय आप देख सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है, 2021-22 में उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी के कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी। 2021-22 में 8% से 7.6 है, 16.8 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 9.8, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए इसका। देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी 16.8%, ठीक है। यहाँ पे बात किया गया था कि कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, इसके लिए आपको पास पिछला वाला डाटा भी होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो जीडीपी में अगर देखें तो देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है, तो लगभग 8% का है, ठीक है। राज्यों में क्या होता है, जीएसडीपी होता है, ठीक है। देश का क्या होता है, आपका जीडीपी होता है। तो देश के जीडीपी में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है, 8%, ये भी डाटा ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और ये वृद्धि जो जीएसडीपी में की गई वो 16.8% की गई, ठीक है। साथ साथ ये भी बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि 2023-24 में जीएसडीपी में वृद्धि दर जो है क्या दर्ज की गई है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि 2023-24 में उत्तर प्रदेश के जीडीपी में यानी जीएसडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है 2023-24 में, तब आपका आंसर क्या हो जाता, 19%, ठीक है। ये अनुमानित है, ठीक है, क्योंकि 2023-24 है तो अनुमानित है कि 2023-24 में उत्तर प्रदेश का वित्तीय वर्ष जो 2023-24 है, जीएसडीपी में वृद्धि दर कितना रहेगा, 19%। ये भी डाटा आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ऐसे प्रश्न को थोड़ा इर्द गिर्द अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का सफल आयोजन कब किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें काफी सारे देश पार्टिसिपेट किए थे। चलिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 10 से 22 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया था। 10 से 12 जो है जनवरी 2023 के मध्य, ठीक है। तो 10 से 12 जनवरी 2023 के मध्य जो है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसमें देखिएगा तो 16 देश, ठीक है, 16 देश, और 16 देशों को जो है 21 शहर में भेजे गए जो व्यापारिक समुदाय वगैरह है, निवेश का संभावना वगैरह के बारे में बताया गया था। तो काफ़ी ये बड़ा सबमिट रहा था। और इसमें जैसे अमेरिका हो गया आपका, कनाडा, यूके हो गया, नीदरलैंड, फ्रांस वगैरह, जापान हो गए, ये सब इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो आपका ग्लोबल इन्वेस्ट समिट है 2023 का, इसमें 25,000 से अधिक निवेश द्वारा प्रतिभाग किया गया था, तो 25,000 से ज़्यादा निवेश इसमें प्रतिभागी थे। ये भी बात थोड़ा सा एक नज़र में ध्यान रखेंगे कि 25,000 से ज़्यादा निवेशक इसमें प्रतिभागी बने थे। अगला प्रश्न हल करें, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य को किस योजना में बेहतर प्रयास के तहत भारत में प्रथम स्थान प्राप्त नहीं है। अच्छा, प्रथम स्थान किसमें नहीं है ये पूछा गया। देखिए, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे हृदय योजना है, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की स्थापना है, स्मार्ट सिटी मिशन है।
देखिए यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हृदय योजना। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि किसमें प्रथम स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, देखिए ये बात करें अगर आपका ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग में, तो इसमें उत्तर प्रदेश जो है सर्वे सर्वा रहा था। ठीक है, और ये इंडिया स्मार्ट मिशन में भी देखेंगे, ठीक है, इन सब में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, इसके अलावा ग्रामीण स्वच्छता वाली बात में भी सब में प्रथम स्थान था, हृदय योजना में इसका प्रथम स्थान नहीं था। अगला देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 4। देखिए अगला प्रश्न है, कृषि निवेशों पर किसानों को दे अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा बना है। कृषि निवेशों पे, ठीक है, डीबीटी डायरेक्ट जो है बेनिफिशियरी ट्रांसफर का बात किया जा रहा है। चलिए आप लोग आंसर कर लेंगे, सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश ही होगा। ठीक है, तो डीबीटी के माध्यम से देश में जो है भुगतान करने वाला पहला राज्य कौन हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, ये बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। कौशल विकास नीति को लागू करने वाला, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए कौशल विकास नीति को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, ऐसे ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा जो है स्टार्टअप रैंकिंग के तहत उत्तर प्रदेश को जो है इंस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, ये भी बात थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और उत्तर प्रदेश जो है कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य भी बन गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेजरी बिल मुद्रा से बंद कर दिया गया है। 14 दिवसीय, 91 या 182। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पे आपको बताना है। देखिए ट्रेजरी बिल आप लोग आंसर कर लिए होंगे, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 14 दिवसीय ट्रेजरी बिल। देखिए बात करें ट्रेजरी बिल की, तो मुद्रा बाजार का एक उपकरण है। अब आज़ादी के बाद तो ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, 1986 में इसको संगठित किया गया था, और इसका उपयोग जो है 5 प्रकार से किया जाता था। एक आपका 14 दिवसीय होता था, ठीक है, और एक 91, इसके अलावा जो है आपका एक 182, ठीक है, 364। तो अभी देखेंगे तो 14 दिवसीय वाला जो है इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में आखिर कौन है अभी लागू, तो देखिए वर्तमान समय में देखेंगे तो ट्रेजरी बिल जो है ये 91 दिन के लिए, ठीक है, इसके अलावा 182 और 364। तो देखिए याद करना कठिन नहीं है, 91 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 182 आएगा, इसमें 2 से कीजिए ये 364 आएगा। तो अभी वर्तमान में यही लागू है, ये 14 दिन वाला इनिशियल में था, अभी नहीं है। ठीक है, तो एक स्टैटिक ही प्रश्न था ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। देखिए लिखा गया है कि कैश मैनेजमेंट बिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पे चुनना है। यह अस्थायी नकदी प्रवाह विसंगतियों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा जारी किया गया एक अल्पकालिक साधन है। ये 91 दिन से कम की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। कैश मैनेजमेंट बिल। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे, CMB के बराबर बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। मुद्रा विनिमय व्यवस्था के संबंध में बताना है। ठीक है, ठीक है, आपको बताना है करेंसी स्वेप सिस्टम के बारे में। और इसमें देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट है, मुद्राओं का आदान प्रदान बाजार दर पे नहीं बल्कि बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर पे निर्धारित होता है। दूसरा है, व्यवस्था से बाहर के विवादों का निपटारा देश के भीतर ही किया जाता है। इसमें बताना है आपको कौन सही है। देखिए मुद्रा विनिमय की अगर बात करें तो मुद्रा का आदान प्रदान बाजार दर पे नहीं किया जाता है, बात आपको पता होना चाहिए। ये बाजार द्वारा निर्धारित, ठीक है, विनिमय दर पे ही किया जाता है, तो ये सही हो गया। व्यवस्था से बाहर के विवादों का निपटारा देश के भीतर ही किया जाता है, तो दोनों सही हो गया, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है। मुद्रा नोट, सिक्के, चेक या उपरोक्त में से कोई नहीं। वैकल्पिक धन के बारे में पूछा गया है। देखिए तो वैकल्पिक धन में देखें तो मुद्रा नोट, सिक्के, चेक, उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, वैकल्पिक धन जो है गैर कानूनी निविदा धन होता है,
लेकिन इसमें देखेंगे तो लोगों द्वारा जो है अंतिम भुगतान के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। ठीक है, वैसे में चेक को स्वीकार किया जाता है, आपको पता ही है। तो अंतिम भुगतान के रूप में भी इसको भी स्वीकार किया जाता है। अब वैकल्पिक धन में क्या आ जाएगा, जैसे चेक हो गया आपका, ठीक है। अब कोई वचन पत्र हो गया, ठीक है, कि मैं वचन देता हूँ, वचन पत्र कोई हो गया, ट्रेजरी बिल टाइप का कुछ डॉक्यूमेंट हो गया, तो ये सब इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। विशेष आर्थिक क्षेत्र एसीजेड के बारे में पूछा जा रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। की अवधारणा निम्नलिखित में से पहली बार किसके द्वारा पेश की गई थी? स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा। ठीक है, यदि आप लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो ये आपको जो है क्लास 10th में भी और क्लास 11th में भी देखने को मिलेगा। तो देखिए इस एसीजेड के बारे में जो है सबसे पहले चीन में, ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे, चीन में सबसे पहले 1979 में, ठीक है, 1979 में ये धारणा लाई गई थी विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने के लिए, और इसका चीन को बहुत ज़्यादा फायदा भी मिला था। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के, और वहाँ पे गवर्नमेंट आपको हर एक तरह का, बिजली हो गया, सड़क हो गया, ये सब का व्यवस्था करके एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था में आपको काफ़ी आगे ले जाने में मदद करता है। चलिए अगला देखते हैं, भारत में न्यूनतम वेतन अधिनियम पहली बार किस वर्ष पारित हुआ था? न्यूनतम वेतन अधिनियम, ठीक है, मिनिमम वेजेज एक्ट। ठीक है, तो ये एक आपका स्टैटिक प्रश्न है। चलिए आंसर आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, न्यूनतम वेतन अधिनियम जो है ये आपका 1948 में, ठीक है, न्यूनतम जो है वेतन अधिनियम कब? 1948 में जो है भारतीय श्रम कानून से संबंधित संसद में एक अधिनियम है। ये जो है आपको कुशल और अकुशल श्रमिकों को भुगतान किया जाने वाला न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करता है। जैसे कोई अकुशल श्रमिक है तो उसको मिनिमम कितना वेजेज देना है, ठीक है, कि उससे कम आपको वेजेज नहीं देना है। ठीक है, ये इसमें बताया जाता है। ठीक है, ये अपडेटेड होते भी रहता है। अगला देखिए, भारत में से मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से है मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये तो बहुत आसान सा प्रश्न पूछा गया है, चार्ल्स वेबर है, फ्रीडमैन, महबूब उल हक या जगदीश चंद्र बोस। मानव विकास सूचकांक, और ये भी एनसीईआरटी में काफी डिफाइन करके दिया गया है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महबूब उल हक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में देखेंगे तो आपका जीवन प्रत्याशा हो गया, शिक्षा हो गया, प्रति व्यक्ति आय, ये सब जो है आधारों पे ये मानव विकास सूचकांक निकालने का आपको काम किया जाता है। अभी तो बहुत सारा इसमें और भी फैक्टर जो है धीरे धीरे ऐड किया गया है, और ये जो है पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, ठीक, इन्हीं के द्वारा जो है ये सुझाया गया था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से एक मार्क किसके मानक की गारंटी देता है? ठीक है, आप देखते होंगे हॉल मार्क वगैरह, तो एक मार्क जो है ये किसके मानक की गारंटी देता है? गुणवत्ता, मात्रा, वजन या आकार। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आप लोग कर लिए होंगे, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणवत्ता। एक मार्क जनरली देखेंगे तो ये कृषि उत्पाद पर लगाया जाता है, जो भी कृषि उत्पाद है। ठीक है, एक प्रमाणन चिन्ह होता है, आप देख के इसको जो है सर्टिफाई हो सकते हैं, ये जो है क्या है? क्वालिटी प्रोडक्ट है, आपका गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत ये कृषि में सहयोग और किसान कल्याण विभाग द्वारा जो है ये निरीक्षण करके और ये मानक जो है दिया जाता है। ठीक है, और देखेंगे तो फरीदाबाद जो है इसमें एक मार्ग मुख्यालय जो है आपका भारत में कृषि उपज अधिनियम 1937 के द्वारा जो है कानूनी रूप से लागू भी किया गया है। ठीक है, तो एक मार्क वाली बात हो गई, आपको समझ में आ गई होगी। एक मार्क मानक जो है 222 विभिन्न वस्तुओं के लिए गुणवत्ता और दिशा निर्देशन का कवर करती है। अब जैसे देखेंगे, जैसे दाल हो गया आपका, ठीक है, इसके बाद फल हो गया, सब्जी हो गया, तेल वनस्पति, ये सब पे जो है आपको एक मार्क आपको देखने को मिलेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से संतुलन कीमत वह कीमत है जब, संतुलन कीमत किसको बोलते हैं? संतुलन कीमत, ये भी आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ, आपूर्ति मांग से अधिक हो, आपूर्ति मांग से कम हो, मांग बहुत अधिक हो, आपूर्ति मांग के बराबर हो। तो संतुलन कीमत तो आपको समझ में है, आपूर्ति मांग के बराबर हो जाए तो संतुलन हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। किसी फॉर्म के द्वारा उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करके कुल लागत में वृद्धि को कहा जाता है? देखिए कोई फॉर्म है, उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करके कुल लागत में अगर बढ़ाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? परिवर्तनीय लागत, औसत लागत, सीमांत लागत या अवसर लागत। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सीमांत लागत। ठीक है, तो ये जो है मार्जिनल कॉस्ट इसको बोलते हैं।
ध्यान रखेंगे। सीमांत लागत हम लोग इसको बोलते हैं। उत्पादन की सीमांत लागत जो है कुल उत्पादन लागत में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये डिफिनीशन भी आपको याद रहता था, आप यही आंसर कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स में जो है सीधे स्पष्ट रूप से आपको डिफाइन किया गया है, उत्पादन की सीमांत लागत कुल उत्पादन लागत में परिवर्तन है। ठीक है, जो एक अतिरिक्त इकाई बनाने या उत्पादन करने से आती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सीमांत लागत बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उत्पादन में शामिल नहीं है? एक किसान द्वारा गेहूं का उत्पादन, किसी कंपनी द्वारा दवाओं का उत्पादन, अस्पताल में एक नर्स के द्वारा दी गई सेवा, एक गृहिणी द्वारा अपने घर में की गई सेवा, कौन से शामिल इसमें नहीं किया जाता है? ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। बाकी देखिए उत्पादन और विनिर्माण में देखेंगे तो कोई कच्चा माल अगर आ गया, या जैसे देखेंगे तो किसान द्वारा जो गेहूं का उत्पादन हो गया कंपनी में, यानी गुड्स एंड सर्विसेज सारा काउंट किया जाता है। लेकिन गृहिणी के द्वारा जो घर में किया गया कार्य, और काफ़ी सारे अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसको भी जो है काउंट करना चाहिए। ठीक है, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के वर्तमान राजस्व में शामिल नहीं है? केंद्र सरकार के वर्तमान राजस्व में इसको शामिल नहीं किया गया है। कर राजस्व, गैर कर, ऋण या ब्याज भुगतान। देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ऋण। ठीक है, कर राजस्व में इसको जो है आपको यहाँ पे पूछा गया था, वर्तमान राजस्व में तो ये शामिल नहीं है। ठीक है, राजस्व आपको पता है कैसा धन होता है, कंपनी के उसके व्यवसायिक गतिविधि द्वारा जो लाया जाता है। तो कर राजस्व हो गया, गैर कर राजस्व हो गया, ऋण इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द करेंट रेवेन्यू। करेंट रेवेन्यू में जो है लोन को शामिल नहीं किया गया है, बात याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की एक आयाम नहीं है? देखिए अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात किए थे, मानव विकास सूचकांक के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखिए जीवन प्रत्याशा, ज्ञान है, सामाजिक स्थिति और जीवन स्तर, इसमें कौन सा नहीं होगा? देखिए जीवन प्रत्याशा था, ज्ञान भी था, जीवन स्तर भी, सामाजिक स्थिति इसमें नहीं होगा। सही ऑप्शन आप लोग कहेंगे ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें जनरली 3 संकेतक यूज किया जाता है, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा आय में असमानताओं का सबसे उपयुक्त कारण है? अगर आय में असमानता है तो उपयुक्त कारण क्या है? नस्लीय कारक है, अवसरों की कमी है, पारिवारिक वातावरण से, विरासत या क्षमता में अंतर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सबसे उपयुक्त कारण हो जाएगा यहाँ पे अवसरों की कमी। ठीक है, तो आय में असमानता का मुख्य कारण आपका क्या हो जाएगा? अवसरों की कमी। अब देखिए हमारे यहाँ तो ये स्थिति है कि आबादी ज़्यादा है, तो ऐसे में अवसर कम मिल पाता है। और यहाँ पे जो है इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, फिर भी आज भी बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, तो क्योंकि उनको अवसर नहीं मिल पाता है, और ये आय में असमानता का प्रमुख कारण है। निम्नलिखित में से पूंजी बाजार का कौन नियामक है? पूंजी बाजार, यहाँ पे आपसे कैपिटल मार्केट के बारे में पूछा गया है, एनएससी है, आरबीआई है, सेबी है या आईआरडी है, कौन सा नियामक है? चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, सेबी ही हो जाएगा आपका। ठीक है, सेबी ये जो है आपका पूंजी बाजार के लिए स्थापना 1988 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या होता है? ठीक है, देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया है। देखिए कि इकोनॉमिक्स का हम रिवीजन भी कराए हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, 4-5 घंटे में रिवीजन कराया गया पूरे इकोनॉमिक्स का। ठीक है, लाइव सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं, पूछा गया था मेन फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और वहाँ पे सारे टर्म आपको बताया गया है। ठीक है, कितने तरह का हमारा इकोनॉमी है, सारा बेसिक से जो है एक बात बताने का प्रयास किया गया है, तो आप देख के रिवीजन कर सकते हैं, एक माइंड मैप आपका बन सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य विशेषता प्रशासित कीमतें है, सार्वजनिक कीमत है, आर्थिक योजना है या निजी स्वामित्व है। पूंजीवादी में क्या हो जाएगा? आर्थिक योजना आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, आर्थिक योजना नहीं, निजी स्वामित्व हो जाएगा पूंजीवादी में। ठीक है, तो उसमें निजी लोग का क्या होता है? बोलबाला रहता है। ठीक है, ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन देखने को मिलता है पूंजीवादी में। अगला देखें, मिश्रित अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके द्वारा जो है कार्य करती है? अब मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में भी चर्चा किया गया था। ठीक है, जिन लोग से प्रश्न हल हो रहा है अच्छा बात है, जिनसे नहीं हो रहा एक बार जाके लेक्चर देख लेंगे। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था बाजार तंत्र दिया है, केंद्रीय आवंटन मशीनरी है,
सरकारी नीति द्वारा विनियमित बाजार तंत्र है, सरकारी भुगतान और योजना द्वारा निर्देशित बाजार तंत्र, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप आंसर कर लिए होंगे और सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, सरकारी भागीदारी और योजना द्वारा निर्देशित बाजार तंत्र। यही मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है आपका। मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसा अर्थव्यवस्था होता है, इसमें देखेंगे आप तो बाजार अर्थव्यवस्था के तत्वों को नियोजित किया जाता है, ठीक है। और इसमें देखेंगे आपको तो राज्य के हस्तक्षेप के साथ इसमें मुक्त बाजार भी होता है, ठीक है, यानी राज्य का हस्तक्षेप भी होता है, कुछ इंडिपेंडेंट लोग भी इसमें काम करते हैं, ठीक है। सार्वजनिक उद्यम भी लगता है, साथ साथ निजी उद्यम भी लगता है, तो गवर्नमेंट की भी कंपनी होती है, प्राइवेटाइजेशन दोनों इसमें देखने को मिलता है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ब्याज दर नीति का निम्नलिखित में से घटक क्या है? ब्याज दर नीति, देखिए, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, व्यापार नीति या प्रत्यक्ष नियंत्रण। तो देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी मौद्रिक नीति, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए इकोनॉमिक्स में थोड़ा अंग्रेजी के टर्म को भी अगर देख लेंगे, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो देख सकते हैं, ठीक है। पूछा था कि फ्लोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी हो जाता। अगला देखते हैं, ग्रीन जीएनपी शब्द का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? ग्रीन जीएनपी, देखिए यहाँ पे दिया है कि जीएनपी में तीव्र वृद्धि को बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आर्थिक विकास या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब ग्रीन से तो आपको क्लियर पता चल ही गया होगा, ग्रीन जीएपी, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आर्थिक और पर्यावरण जो है लेखांकन ढांचा पर्यावरण से रिलेटेड होगा, तभी यहाँ पे ग्रीन शब्द आया है आपका, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति और पर्यावरण के क्षरण और पर्यावरणीय समर्थन में निवेश के हिसाब से राष्ट्रीय संपत्ति को मापता है ये। चलिए अगला देखते हैं, मुद्रा के अवमूल्यन का निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे लिखा है कि डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी, ठीक है, विच ऑफ फ्लोइंग इज द रिजल्ट ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी। जब करेंसी का डिवोल्यूशन होता है इसका परिणाम क्या होता है? निर्यात में वृद्धि होती है और भुगतान संतुलन में सुधार होता है। निर्यात में वृद्धि, विदेश रिजर्व में कमी, आयात में वृद्धि, भुगतान संतुलन में सुधार, निर्यात और आयात दोनों में वृद्धि। मुद्रा का जब भी अवमूल्यन होगा तो सिंपल सी बात है, तो अवमूल्यन एक ऐसा स्थिति होता है, ठीक है। आप आंसर किए होंगे, सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें आपको क्या होता है अवमूल्यन में कि निर्यात इसमें क्या होता है आपका बढ़ जाता है, लेकिन भुगतान संतुलन में भी सुधार थोड़ा देखने को मिलता है। ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच में अंतर को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? द डिफरेंस बिटवीन विजुअल एक्सपोर्ट एंड द विजुअल इम्पोर्ट, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आप लोग कर लिए होंगे, व्यापार संतुलन है, भुगतान है, व्यापार की संतुलित शर्तें या व्यापार से लाभ। सही आंसर क्या हो जाएगा, व्यापार संतुलन, ठीक है। व्यापार संतुलन जो है आपका वाणिज्यिक संतुलन या शुद्ध निर्यात का एक निश्चित अवधि में किसी देश के निर्यात और आयात में मौद्रिक मूल्य के बीच क्या होता है, अंतर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन असंगठित क्षेत्र के लिए डेटा एकत्र करता है? ठीक है, असंगठित क्षेत्र के लिए पहला है आपका एनएसएसओ है, ठीक है। पहले एनएसओ सीएसओ वगैरह बहुत सारी काम करती थी, अब दोनों को मर्ज कर दिया गया। दूसरा देखे सीएसओ है, ठीक है। एएसआई है, आरबीआई है। चलिए आप आंसर कर लिएंगे। अब एनएसएसओ इस सारा काम देखता है, ठीक है। तो एनएसएसओ जो है इस सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का जिम्मेवार यही होता है, ठीक है। और एएसआई जो है कौन सा काम करता है, देखिए ये भी प्रश्न पूछा जा सकता था, एएसआई, ठीक है। तो ये आर्थिक जनगणना और अनुवर्ती सर्वेक्षण का एक काम करता है। प्रश्न आता है कि सीएसओ जो है कौन सा काम करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत में सांख्यिकीय गतिविधि का समन्वय और सांख्यिकीय मानों को विकसित करने को बनाए रखने के लिए ये जिम्मेवार होता है, ठीक है। चलिए तो अभी एनएसएसओ ये सही उत्तर इसका हो जाएगा। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जो लोग चाहें। तो एनएसओ और एनएसएसओ को एनएसओ प्लस सीएसओ को कब मर्ज किया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से अनुसूचित बैंकों को किससे पंजीकृत होना आवश्यक होता है? अनुसूचित बैंकों को किससे पंजीकृत होना आवश्यक होता है, ये पूछा गया है। देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। तो भारत में अनुसूचित बैंकों को पंजीकृत करना है, इसके लिए किस संगठन है, संस्था है, आरबीआई, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आरबीआई के बारे में आप सभी को पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय ऋण के लिए
रूप में नहीं देखा जाता है, राष्ट्रीय ऋण ऋण के रूप में किसको नहीं देखा जाता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, जीवन बीमा पॉलिसियाँ। ठीक है, इनको राष्ट्रीय ऋण के रूप में नहीं देखा जाता है। बाकी देखे तो दीर्घकालीन सरकारी कोई बॉन्ड हो गया, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, भविष्य निधि, ये सब जो है काउंट किया जाता है। किसी देश का विश्व के अन्य देशों के साथ होने वाला समस्त मौद्रिक लेन देन का वार्षिक रिकॉर्ड क्या कहलाता है? किसी भी देश का विश्व के किसी भी देश के साथ समस्त जो मौद्रिक लेन देन होता है, रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यापार संतुलन, मौद्रिक प्राप्तियां का संतुलन, भुगतान संतुलन या बैलेंस शीट। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन क्या होता है, एक निश्चित अवधि, जैसे कि मान लीजिए तिमाही भी हो सकता है, एक वर्ष में भी हो सकता है, एक देश का किसी अन्य देश के बीच में सभी लेन देन का विवरण यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पे आपको, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से ब्रेक इवन पॉइंट्स वह जगह है जहाँ पे सीमांत राजस्व सीमांत लागत के बराबर होता है, औसत राजस्व कुल के बराबर होता है, कुल राजस्व कुल लागत के बराबर होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए, आप लोग आंसर कर लेंगे, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा बिंदु होता है आपको, तो जहां कुल लागत और कुल बिक्री बराबर हो जाता है, यानी कुल आपका राजस्व जो हो गया, कुल व्यय और कुल राजस्व, जहां भी आपका कुल लागत और कुल बिक्री बराबर होता है उसे ही हम ब्रेक इवन पॉइंट जो है बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, पूछा ही गया था ब्रेक इवन पॉइंट। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अगला देखिए, आय के निर्धारण करते समय निम्नलिखित में से किस मद पे व्यय को निवेश नहीं माना जाता है? कारखानों का निर्माण, कंप्यूटर, बिना बिके वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि, संयुक्त स्टॉक कंपनी में स्टॉक और शेयर। देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आय के निर्धारण में पूछा है किसको जो है, किस मद पे व्यय में निवेश नहीं माना जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिना बिके हुए वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 33, बाजार स्थिरीकरण योजना के संबंध में बताना है। ठीक है, आपको मार्केट जो है स्टेबलाइजेशन स्कीम के बारे में यहाँ पे बताना है। देखिए, स्टेटमेंट है पहला, ये तरलता को कम करने और मुद्रा बाजार को नियंत्रित में लाने के लिए वाणिज्यिक बैंक के द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण होता है। इसकी शुरुआत 2008 में वित्तीय संकट के बाद रघुराम राजन ने की थी। इसमें कौन सा सही है, ये बताना है। देखिए, बात करें अगर बाजार स्थिरीकरण योजना का, तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि ये तरलता को कम करने और मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने के लिए, तो नाम ही है इसका बाजार स्थिरीकरण, तो ये तो सही हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न आता है कि इसकी शुरुआत क्या 2008 में की गई थी? नहीं, तो इसकी शुरुआत जो है एमएसएस की शुरुआत 2004 में की गई थी। ठीक है, 2004, तो यानी ये गलत हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आपका कौन सी संस्था तरलता समायोजन सुविधा के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से धन लुटाने या उसके पास अतिरिक्त धन जमा करने के लिए पात्र होता है? नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पे चुनना है। चलिए, तो यहाँ पे सिंपल सा कहानी था LAF के बारे में। ठीक है, LAF के बारे में आपसे पूछा गया था। देखिए, which of the following entities is are eligible for the raise fund for the deposit additional fund with the Reserve Bank of India under the liquidity adjustment facility? पहला है प्राथमिक व्यापारी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो देखिए, इसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दोनों को शामिल किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी देश में श्रम भूमि या पूंजी की सेवाओं के लिए प्राप्त आय का योग क्या कहलाता है? श्रम भूमि या पूंजी की सेवाओं के लिए सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू आय या सकल राष्ट्रीय आय। देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सकल घरेलू आय। ठीक है, सकल घरेलू आय जो होता है किसी भी राज्य में अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्र द्वारा प्राप्त कुल आय होता है। तो देखिए, चाहे वो श्रम हो, भूमि हो, पूंजी हो, जितने तरह का आय हो सारा का आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सकल घरेलू आय हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद
की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? शुद्ध विदेशी निवेश का, निजी निवेश का, नागरिकों के प्रति व्यक्ति आय का, सरकार द्वारा माल की खरीद का। देखिए यहाँ पे जीएनपी का बात पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जीएनपी की गणना करते समय किसकी आवश्यकता नहीं होती है पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा, नागरिकों के प्रति व्यक्ति आय का इसमें जरूरत नहीं पड़ता है आपका जीएनपी में, ठीक है। तो जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया, जीडीपी, सब टर्म से आप लोग परिचित ही होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 37। भारतीय कृषि की विशेषता निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? भारतीय कृषि की, देखिए भूमि अधिशेष है, यहाँ पे श्रम दुर्लभ व्यवस्था है, भूमि अधिशेष है, श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था है, भूमि की कमी है, श्रम अधिदेश, भूमि की कमी है, श्रम की कमी वाली अर्थव्यवस्था है। अब बहुत ही आसानी से आप लोग आंसर कर लिए होंगे। भारतीय कृषि की विवरण करनी है, देखिए यहाँ भूमि की कमी है और श्रम का अधिशेष है, ठीक है, लोग ज़्यादा हैं, भूमि कम है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ही बन जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 38। देखिए पूछा गया मूल्य सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, मूल्य सिद्धांत को, ठीक है, यहाँ पूछा गया कि थ्योरी ऑफ वैल्यू, इसको किस नाम से जानते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक, विकास अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था या सूक्ष्म अर्थव्यवस्था। तो इसको हम लोग सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। देखिए सूक्ष्म अर्थव्यवस्था एक इकोनॉमिक्स का ब्रांच है, ठीक है, जहां आपको दुर्लभ संसाधनों के आवंटन और इन व्यक्तियों और फर्मों के बीच बातचीत के संबंध में निर्णय लेना में व्यक्तियों और फर्मों के व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कृषि उत्पादों का उन्नयन एवं मानकीकरण किसके माध्यम से किया जाता है? देखिए कृषि उत्पादों का उन्नयन का बात है या मानकीकरण का, ठीक है। पूछा गया है कि फ्लोइंग जो है अपग्रेडेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज डन। पहला ऑप्शन है भारतीय जो है आपका खाद्य निगम, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, भारतीय मानक संस्थान या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कृषि उत्पादों का उन्नयन और मानकीकरण का बात किया जाए तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही हो जाएगा, ठीक है, सही ऑप्शन यहाँ पे ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन काम, सीएसओ तो ये काम नहीं करता, ये नहीं होगा, इसको कर लेंगे ऑप्शन बी, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, ठीक है, हाँ यही ऑप्शन बी ही बनेगा, ठीक है, ऑप्शन बी कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से जब बहुत अधिक पैसा बहुत कम वस्तुओं की खरीद का माध्यम बन रहा है तो ऐसा स्थिति क्या कहलाएगा? देखिए यानी आप बहुत अधिक पैसा खर्च करके काफ़ी कम वस्तु खरीद रहे हैं, ठीक है, अब पैसा अधिक खर्च कर रहे हैं तो ये अविसिद होगा, अस्थिति का कंडीशन होगा, मुद्रास्फीति का हो गया, मंदी का हो गया, स्टैग इन्फ्लेशन, तो ये तो डिफिनीशन ही पूछा गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी बन जाएगा। देखिए मुद्रास्फीति एक समय अवधि में होता है जहां आपका पैसा का मूल्य क्या हो जाता है? आपका कम हो जाता है, पैसा का मूल्य कम हो जाता है। सिंपल सा कंडीशन ये है, जैसे मान लीजिए आप 40 रुपये का 1 kg चीनी मिल रहा है, ठीक है, अब आप दूसरे दिन मार्केट में गए या कुछ समय बाद गए और अब 100 रुपये में 1 kg चीनी मिला, ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे उससे ज़्यादा पैसा खर्च करके सेम क्वांटिटी आपको मिला, इसका मतलब कि अधिक पैसा देने पे क्वांटिटी सेम मिल रहा है, इसका मतलब मुद्रा, इसका वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया, और इसको मुद्रास्फीति बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय निर्यात के तीव्र विस्तार का निम्नलिखित में से एक मुख्य कारण क्या है? निर्यात का तीव्र विस्तार, इसका मुख्य कारण पूछा गया है आयात शुल्क लगाना, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण है, अन्य देशों में मंदी या निर्यात का विविधीकरण। देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, निर्यात का विविधीकरण, ठीक है, ये वजह है, ठीक है, जो डाइवर्सिटिफिकेशन है ऑफ एक्सपोर्ट, इसके वजह से निर्यात में तीव्र विस्तार होता है। अगला देखिए, फैक्चुअल से प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? आंसर करें। देखिए 1991 है, 96, 98 या 2000। किसान क्रेडिट कार्ड योजना केसीसी, तो आंसर कर लिए होंगे आप लोग, ये 1998 में शुरू किया गया था, तो ये बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। उद्देश्य यही था कि किसानों को जो है आपका वित्तीय सहायता देकर और कृषि क्षेत्र में व्यापक ऋण आवश्यकता को पूरा करना, क्योंकि
किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या रही है और आज भी है। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट समय समय पर कुछ योजना स्कीम लेके आई है। उसी में एक स्कीम था आपका ये। अभी किसानों की हेल्प करने के लिए प्रधानमंत्री जो है के द्वारा जो है आपको 2-2 हज़ार रुपये एक साल में जो है, ठीक है, तो 2 हज़ार रुपये 6 महीने में आपको एक बार दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब बाकी योजना स्कीम के बारे में अलग से हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार के द्वारा एकत्र नहीं किया जाता है? केंद्र सरकार इसमें कौन एकत्र नहीं करता है? आयकर, सीमा शुल्क, व्यवसायिक कर या उत्पाद शुल्क? ठीक है, देखिए, आयकर, सीमा शुल्क हो गया, उत्पाद शुल्क, व्यवसायिक कर। ठीक है, व्यवसायिक कर जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है आपको प्रोफेशनल टैक्स ये नहीं लिया जाता है। तो ऑप्शन सी ही बन जाएगा। आगे देखिए, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा निम्नलिखित में से किस पे आधारित है? लघु उद्योग इकाई द्वारा बिक्री पे, मशीनों और उपकरणों में निवेश पे, बाजार कवरेज पे या निर्यात क्षमता पे? तो काफी आसान सा प्रश्न है। देखिए, जैसे लघु है या मध्यम है, ये उद्योग कैसे डिफाइन होते हैं? तो ये जो है मशीन और उपकरणों में निवेश पे आपको डिफाइन किया जाता है। ऑप्शन बी ही बन जाएगा। ठीक है, जो भी आप उद्योग धंधा स्थापित कर रहे हैं उसमें मशीनरी में कितना निवेश बन रहा है आपका। ठीक है, तो जैसे आप निवेश कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें निवेश में अगर 5 करोड़ तक है तो उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, 5 करोड़ से ज़्यादा है अलग कैटेगरी हो जाएगा, 10 करोड़ से ज़्यादा है अलग कैटेगरी हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 45। पूछा गया निम्नलिखित में से क्रय शक्ति समता सिद्धांत किससे संबंधित है? ठीक है, अच्छा, परचेजिंग पावर जो है, पैरिटी थ्योरी के बारे में पूछा गया है। ये किससे रिलेटेड है? ब्याज दर से है, बैंक दर से है, मजदूरी दर या विनिमय दर? देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे, विनिमय दर, क्रय शक्ति समता। अगला देखिए, अर्थशास्त्र में ज्ञान, तकनीक, कौशल, शिक्षा आदि को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? अर्थशास्त्र में ज्ञान, तकनीक, कौशल और शिक्षा, सामाजिक ऊपरी पूंजी, मानव पूंजी, मूर्त भौतिक पूंजी या कार्यशील पूंजी? तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे, बहुत आसान सा प्रश्न है ये। मानव पूंजी में ही, देखिए, मानव को यदि मानव पूंजी बनाना है तो उसको आपको ज्ञान देना होगा, तकनीकी कौशल देना होगा और उसको शिक्षा देना होगा। यानी सिंपल है, मानव को आप मानव पूंजी बनाना चाहते हैं तो आपको क्या उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब वो मानव पूंजी बन जाता है। तो ये सब डिफिनीशन वाला प्रश्न है, आप लोग आसानी से कर पा रहे होंगे। बैंक दर से तात्पर्य उन ब्याज दर से है जिसपे, बैंक दर क्या होता है? ठीक है, पूछा गया है। वाणिज्यिक बैंक जनता से जमा प्राप्त करते हैं। केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जो ऋण देता है। सरकारी ऋण जारी किए जाते हैं। वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देते हैं। देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी। देखिए, जैसे आप जाते हैं बैंकिंग सिस्टम के पास लोन लेने के लिए, तो बैंक आपको कुछ जो है रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन देता है। वैसे ही केंद्रीय बैंक जो है वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक दर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 48, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का बेहतर माप है? आर्थिक विकास के लिए बेहतर माप, बेहतर पैमाना क्या हो सकता है? जीडीपी, डिस्पोजल आय, एनएनपी, प्रति व्यक्ति आय? देखिए, प्रति व्यक्ति आय को ही आपको माना जाता है कि एक जो है ये बेहतर एक पैमाना हो सकता है आर्थिक विकास के लिए। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित में से आर्थिक विकास किस पे निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन पे, पूंजी निर्माण पे, बाजार के आकार पे या उपरोक्त सभी? तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे। आर्थिक विकास की बात है तो इसके लिए प्राकृतिक साधन भी हो जाएगा, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, इस सब पे निर्भर करेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, वे भुगतान जो कंपनियां बाहरी लोगों को उनके वस्तु और सेवा के लिए करती है वो क्या कहलाता है? वास्तविक लागत, आर्थिक लागत, स्पष्ट लागत या अंतर्निहित लागत? देखिए, स्पष्ट लागत होगा ये। ठीक है, पूछा गया था कि व्हाट आर द पेमेंट्स मेड बाय द कंपनीज टू आउटसाइडर फॉर देयर गुड्स एंड सर्विसेज कार्ड? तो ये आपको एक्सप्लिसिट कॉस्ट इसको बोलते हैं, स्पष्ट लागत। अगला देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय किस प्रकार की उत्पन्न होती है? कोई पैसा कमाने वाली गतिविधि से राष्ट्रीय आय की उत्पत्ति के बारे में पूछा जा रहा है। कोई भी श्रम साध्य गतिविधि से, कोई भी लाभ कमाने वाली गतिविधि से, उपरोक्त सभी से? तो राष्ट्रीय आय में तो सबका योगदान हो जाएगा, कोई पैसा कमाने वाली गतिविधि हो या श्रम साध्य की गतिविधि हो, कोई भी लाभ कमाने वाली हो। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी बन जाएगा। अगला देखें प्रश्न संख्या 52। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मुद्रा आपूर्ति नीति आयोग के द्वारा। ठीक है,
वित्त आयोग के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा या वाणिज्यिक बैंक के द्वारा? आप लोग आंसर कर लिए होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा आपूर्ति को क्या करता है? नियंत्रित करता है। रबी विपणन वर्ष 2022-23 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो ऐसे भी डायरेक्टली क्वेश्चन अभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एमएसपी क्या रखा गया है? तो गेहूं का देखेंगे तो ये आपका 2015 प्रति क्विंटल। 2022-23 के लिए डाटा पूछा गया था। ठीक है, तो ये 2015। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ठीक है, के अंतर्गत प्रति लाभार्थी को कितनी धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है? देखिए, तो ये बालिकाओं के प्रति एक सकारात्मक कदम है उत्तर प्रदेश सरकार का। यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी, 15,000 रुपया। बालिकाओं के प्रति जो है सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है आपको 15,000 धनराशि देने की बात की गई है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत के भुगतान संतुलन में चालू खाते में शामिल नहीं है? ठीक है, चालू खाते में पूछा जा रहा है कौन शामिल नहीं किया जाता है? अल्पकालीन वाणिज्यिक उधार, गैर मौद्रिक सोने की गतिविधियां, निवेश आय, भुगतान स्थानांतरण। आंसर कर लिए होंगे, आपका ऑप्शन बी होगा, गैर मौद्रिक जो है सोने की गतिविधि इसमें शामिल नहीं किया जाता आपका चालू खाते वाला में। कच्चे माल के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? कच्चे माल के आधार पे देखिए, तो यहाँ पे है छोटे पैमाना, बड़ा पैमाना, प्राथमिक और माध्यमिक, बुनियादी और उपभोक्ता, कृषि आधारित और खनिज आधारित। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। कच्चे माल के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण में जो है कृषि आधारित और खनिज आधारित थी। ठीक है, कृषि आधारित उत्पाद और खनिज आधारित जो है इसमें रखा जाता है कच्चे माल में। ठीक है, किसी विदेशी देश में अपने घरेलू विक्रय मूल्य से कम कीमत पे सामान बेचने की प्रथा को क्या कहा जाता है? कूटनीति, भेदभाव, डंपिंग या दोहरा मूल्य निर्धारण? तो देखिए, डंपिंग ही बोला जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डंपिंग, इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संदर्भ में किया जाता है। ये तब किया जाता है जब किसी देश या कंपनी किसी उत्पाद को ऐसी कीमत पर निर्यात करती है जो घरेलू बाजार की कीमत विदेश आयात बाजार से कम होती है, तो इसको डंपिंग बोला जाता है आमतौर पे। ठीक है, अगला देखते हैं। यदि आय के उच्च स्तर के साथ कर की दर भी बढ़ जाए, अगर आपका आय बढ़ रहा है तो कर का दर भी बढ़ा दिया जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? बहुत आसान सा प्रश्न है, छोटा सा। देखिए, अनुपातिक हो जाएगा, प्रगतिशील हो जाएगा, एकमुश्त या प्रतिगामी? ये प्रगतिशील हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें आपका ये प्रोग्रेसिव टैक्स हो जाएगा यदि आय का उच्च स्तर के साथ यहाँ पे कर के दर में भी वृद्धि कर दिया जाए। ठीक है, जैसे ही कर योग्य राशि बढ़ाया जाए तो औसत दर भी बढ़ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका प्रगतिशील। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 59 पूछा गया है कि किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? पूंजी निर्माण, कुल आय पे, कुल मांग पे, कुल बचत या कुल उत्पादन? देखिए, पूंजी निर्माण जो है यहाँ पे कुल बचत पे। किसी भी अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे तो पूंजी निर्माण बचत पे ही निर्भर करेगा। आपका जो बचत होगा वही तो आपका पूंजी निर्माण होगा, सिंपल सी बात है। बचत जितना अधिक होगा पूंजी निर्माण उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। कौन सा जो है श्रम की आपूर्ति का निर्धारण नहीं करता है इसमें? जनसंख्या का आकार और आयु संरचना, कार्य की प्रकृति, श्रम का सीमांत, उत्पादकता, कार्य अवकाश अनुपात। श्रम की आपूर्ति, देखिए ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, श्रम की सीमांत उत्पादकता। अगला देखिए, अर्थशास्त्र में समुद्री जल, ताजी हवा आदि को माना जाता है। यहाँ पे गिफिन माल है, घटिया माल, मुफ्त माल या सामान्य माल? समुद्री जल या ताजी हवा को यहाँ पे मुफ्त माल कैटेगरी में यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे फ्री गुड्स। ठीक है, अब फ्री गुड्स देखने में सब थोड़ा सुनने में भी अच्छा लग रहा है। इन इकोनॉमिक्स, सी वाटर, फ्रेश एयर कंसीडर एज, तो फ्री गुड्स के जैसे इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यह अवधारणा की मुक्त उद्यमी की प्रणाली के तहत एक उपभोक्ता ही है जो ये तय करते हैं कि कौन सी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा
और कितनी मात्रा में किया जाएगा, निम्नलिखित में से किसके तहत शामिल किया जाता है? तो ये तो उपभोक्ताओं का संप्रभुता ही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, आधुनिक सोच के अनुसार घटते प्रतिफल का नियम निम्नलिखित में से किस पे लागू होता है? देखिए, तो यहाँ पे कृषि, उद्योग, खनन है, उत्पादन के सभी क्षेत्र। ठीक है, घटते प्रतिफल का नियम, तो ये जो ऑप्शन डी बन जाएगा, उत्पादन के सभी क्षेत्र पे लागू होता है। आधुनिक अर्थशास्त्री हैं हासमैन, प्रतिफल उत्पादन प्रक्रिया सीमांत उत्पादन में कमी को बताते हैं, तो ये सभी क्षेत्र में ही लागू होता है आपका। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति तब होती है जब समग्र आपूर्ति होती है। मुद्रास्फीति कब होगी? अभी हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे। तो कुल मांग से अधिक हो जाए, कुल मांग से कम हो जाए। ठीक है, कुल मांग से, देखिए आपूर्ति, जो आपका आपूर्ति है, अगर मांग से ये क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपूर्ति जो है आपका मांग से अगर कम हो जाता है तब मुद्रास्फीति हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या आपका, ये कितना था, 64। ठीक है, तो 64 के बाद 65 दिखना चाहिए। 65। देखिए 65 में है, जब किसी देश में बड़ी संख्या में निवेशक आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण निवेश को अन्यत्र स्थानांतरित कर देते हैं तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है, ऐसा ऐसा कंडीशन बहुत बार डेवलप हुआ है। तो पूंजी का हस्तांतरण हो जाएगा, पूंजी का पलायन, बहिर्वाह या उड़ान। देखिए आसान से हो जाएगा, पूंजी का पलायन हो जाएगा। बैंक दर में कमी से ऋण की उपलब्धता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर बैंक दर कम कर दिया जाए तो ऋण की उपलब्धता पे आपका क्या इफेक्ट होगा? तो आसानी से आप लोग बता सकते हैं, थोड़ा सा बस जोर डालेंगे अपने दिमाग पे, तो साख क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सा बात है, बैंक का दर कम होगा तो ऋण का उपलब्धता क्या हो जाएगा, और धन का आपूर्ति क्या हो जाएगा, ऋण का उपलब्धता हो या धन की आपूर्ति थोड़ा कम हो जाएगी। ठीक है, बैंक दर कम होता है तो ऋण का उपलब्धता, धन की आपूर्ति। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या बोल दिया, बैंक दर में अगर कमी आएगा तो सिंपल सा बात है, जैसे आपका आरबीआई हो गया, ठीक है, कोई भी आपका बैंकिंग सिस्टम हो गया, या आप हो गए मान लीजिए, तो बैंक दर कम होगा, सिंपल सी बात है, तो इसको कम पैसे पे जो है, कम दर पे कर्ज उपलब्ध होगा बैंकों को, तो ऐसे में क्या होगा, लिक्विडिटी आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, धन का उपलब्धता क्या होगा, अधिक होगा, ऋण का उपलब्धता क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे साख आपका ओवरऑल जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला देखिए, सरकार द्वारा टर्मिनेटर बीज के आयात पे प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? टर्मिनेटर बीज पे, चलिए थोड़ा जूम इन कर लिया जाए। देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, एक ऐसे वायरस को रोकना जो स्थानीय फसलों को नष्ट करता है, ये बीज बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं, ये बीज मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इन बीजों के आगे प्रजनन को रोकने के लिए आनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग किए गए गुण होते हैं। तो टर्मिनेटर बीजों पे प्रजनन को रोकने के लिए किया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी बन जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, संघ द्वारा एकत्र किए गए निम्नलिखित करों में से कौन सा कर राज्य को सौंपा जाना अनिवार्य नहीं है? ठीक है, यहाँ पूछा गया है राज्य को सौंपा जाना अनिवार्य नहीं है। सेवा कर है, माल की खेप कर पे कर है, रेलवे किराया और माल ढुलाई पे कर है, रेलवे, समुद्र, हवाई मार्ग ले जाने वाला है, तो अनिवार्य नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ही हो जाएगा, सेवा कर। ठीक है, अनुच्छेद 268 ये देखेंगे तो सेवा कर संघ द्वारा ही लगाया जाता है, आप सभी को पता है, अनुच्छेद 268 ए। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या तात्पर्य है, ये पूछा गया है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। ठीक है, तो आंसर इसमें पहला ही मिल गया, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मीनिंग यही हो गया आपका, कि आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से है इसका। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 70, देखिए क्या पूछा गया है, नियोजित वित्त का सबसे महत्वपूर्ण घरेलू स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? अतिरिक्त कराधान, घरेलू निजी बचत, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों से लाभ, वर्तमान राजस्व का संतुलन। तो नियोजित वित्त वाला
सबसे महत्वपूर्ण घरेलू स्रोत हो गया, घरेलू निजी बचत ही हो जाएगा। अगला देखिए, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी का निर्णय कौन सा प्राधिकरण जो है करता है? अगर केंद्रीय करों में राज्यों को कितना हिस्सा दिया जाए, तो आपको पता ही है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे, वित्त आयोग करता है ये। ठीक है, आर्टिकल 280 में पूरा क्लियरली आपको मेंशन किया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक वित्त संस्थान नहीं है? यूटीआई है, यहाँ पे एसएफसी है, आईसीआईसीआई है, नाबार्ड है। औद्योगिक वित्त संस्थान इसमें पूछा गया है कि कौन नहीं है। देखिए यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी नाबार्ड हो जाएगा। नाबार्ड तो ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ये आपका विकास बैंक बना है, तो औद्योगिक वित्त संस्थान ये नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क, आयकर या आपका धन कर है। ठीक है, तो राजस्व लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए केंद्रीय उत्पाद शुल्क। अगला देखिए प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? केंद्र सरकार का राजस्व का स्रोत कौन नहीं है? आयकर, उत्पाद शुल्क, नियमित कर, कृषि आयकर। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, कृषि आयकर। कृषि आय में देखिए तो उसमें तो आपको छूट ही दी गई है, तो उसको आय में शामिल नहीं किया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? मूल्य में स्थिरता लाना, पूर्ण रोजगार देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन या धन और आय का समान वितरण करना। राजकोषीय नीति जो बनाया जाता है, ठीक है, बजट क्या है, एक प्रकार का आपका राजकोषीय नीति ही होता है। तो इसका उद्देश्य ही होता है कि अर्थव्यवस्था क्या हो, तीव्र हो। ठीक है, जीडीपी का आकार बढ़े। तो साथ साथ इसका टारगेट ये भी होता है मूल्य स्थिर रखना, पूर्ण रोजगार जो है मुहैया कराना, साथ साथ धन और आय का समान वितरण भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन जो है इसमें शामिल नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पूंजी गहन उद्योग का निम्नलिखित में से सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? पूंजी गहन उद्योग, ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि फ्लोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री इन इंडिया। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्टील उद्योग, पर्यटक, कपड़ा, खेल, ये सब आ जाएगा। स्टील उद्योग इसमें जो है शामिल नहीं किया जाएगा। देखिए पूंजी गहन उद्योग सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पे इस्पात उद्योग हो जाता है। ठीक है, आखिर पूंजी जो है गहन उद्योग का मतलब क्या है, ये बात थोड़ा समझना होगा। देखिए वस्तु का उत्पादन के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, आप सभी को पता है, और पूंजी गहन उद्योग में शामिल किए गए पूंजी के अनुपात श्रम के अनुपात में बहुत अधिक होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पूछा गया था कौन अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो स्टील उद्योग जो है इसका अच्छा उदाहरण है। ठीक, इस्पात उद्योग हो गया, स्टील उद्योग हो गया, ये सब शामिल हो जाता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 77, आय पत्ती के माध्यम से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं किया जाता है जब राष्ट्रीय आय निकाल जाता है? किराया, पेंशन, मिश्रित आय या अवितरित लाभ। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, पेंशन। ठीक, राष्ट्रीय आय में देखिएगा तो पेंशन वगैरह को इसमें शामिल जो है नहीं किया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 78, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी आपका जीडीपी और जीएनपी के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? आपसे पूछा जा रहा है जीडीपी और जीएनपी, इसके बीच में अंतर क्या होता है? पूंजीगत लाभ, अंतरण, अदायगी, विदेश से शुद्ध विदेशी आय, पूंजीगत उपभोग भत्ता। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, विदेश से शुद्ध विदेशी आय। ठीक है, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, ये अंतर हो जाएगा दोनों में। जीडीपी के बारे में आप सभी को पता ही होगा, सकल घरेलू उत्पाद, और ये सकल जो है राष्ट्रीय उत्पाद होता है आपका जीएनपी। ठीक है, तो घरेलू इसके बीच में अंतर क्या होता है आपका, तो विदेश से जो शुद्ध आय प्राप्त होता है, यही दोनों के बीच में अंतर बनता है। पूंजी और मुद्रा बाजार के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, मुद्रा बाजार 364 दिनों की अवधि के लिए धन की आवश्यकता को पूरा करता है, पूंजी बाजार 364 दिन के ऊपर की अवधि के लिए धन की आवश्यकता को पूरा करता है। चलिए इसमें ऑप्शन आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, बाकी देखिए ऑप्शन यही है, केवल एक है, दो है, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। देखिए मुद्रा बाजार 364 दिन की अवधि के लिए धन उपलब्ध कराता है, धन की आवश्यकता को। पूंजी बाजार इससे अधिक
या इतने दिन या इससे ऊपर का अवधि के लिए, तो दोनों ही सही है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी बन जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 80 देखें। मुद्रा बाजार में व्यापार एक दर पे किया जाता है जिसे छूट दर के रूप में जाना जाता है। ये किसके लिए निर्धारित की जाती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोग कर लिए होंगे, रेपो दर। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 81। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में मुद्रा बाजार के विकास की आवश्यकता को रेखांकित किया और नींव रखा? देखिए, चक्रवर्ती समिति, बाहुल समिति है, नरसिम्हन समिति है, बाहुल नरसिम्हन, चक्रवर्ती, नरसिम्हन और सूप। आप लोग कर लिए होंगे। भारत में मुद्रा बाजार वाली बात चक्रवर्ती समिति और बाहुल समिति के द्वारा रखा गया था 1985 करीब में। चलिए अगला देखते हैं 82। मरवाड़ी, कायस और चेटियार शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शेयर दलाल से, स्वदेशी बैंकर है, शेयर बाजार के रक्षक, पुदीना उत्पादक एजेंट। ये स्वदेशी बैंकर हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। उत्पादन कार्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आउटपुट की लागत है, इनपुट की लागत, इनपुट से आउटपुट, मुनाफे के लिए वेतन स्तर। देखिए यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, इनपुट से आउटपुट, उत्पादन कार्य। ठीक है, अगला देखिए। CACP किस प्रकार के उत्पादकों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? औद्योगिक उत्पाद हो गया, कृषि उत्पाद, फार्मास्यूटिकल उत्पाद हो गया। तो ये आसान सा प्रश्न था। कृषि उत्पाद में ही MSP आपको सुनने को मिलता है। तो CA आपका CP, इसके द्वारा जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कृषि उत्पाद के लिए ही आपको किया जाता है। अगला देखते हैं 85। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर स्वभावतः किस प्रकार की कर होती है? अपमानजनक, प्रतिगामी, प्रगतिशील या अनुपातिक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रतिगामी कर। ठीक है, ये कर होता है, ये अप्रत्यक्ष कर स्वभावतः पूछा गया था, तो यही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम मिलेगा? ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। राष्ट्रीय आय, ठीक है, आपका राष्ट्रीय आय हो गया, इसको टोटल आप जनसंख्या से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिलेगा? आप आंसर आप लोग कर लिए होंगे, प्रति व्यक्ति आय ही मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमतों में वृद्धि नहीं होती है? आयात शुल्क, आयकर, निर्यात शुल्क या बिक्री कर। देखिए, आयात शुल्क हो गया, निर्यात हो गया, बिक्री कर, ये सब होगा तब तो आपका कीमतों में वृद्धि होगा। आयकर से नहीं इफेक्ट होता है, इस पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 88। नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR के बारे में, कैश रिजर्व रेशियो के बारे में पूछा गया है। CRR को केवल नकदी में बनाए रखने की आवश्यकता है। CRR आवश्यकताओं के तहत RBI के पास जो पैसा है उस पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पे सही पूछा गया, पहला तो सही है, CRR को केवल नकदी में बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जहां तक दूसरा स्टेटमेंट है, जो पैसा उस पर बैंकों पे कोई ब्याज नहीं मिलता, है तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल एक बन जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 89। देखिए आगे पूछा गया है। निम्नलिखित में से एंजेल का नियम के बीच संबंध में कौन संदर्भित करता है? एंजेल का नियम, किसी वस्तु की मांग की मात्रा और कीमत, मांग की मात्रा, स्थापना की कीमत, उपभोक्ताओं की मांग की मात्रा और स्वाद, उपभोक्ताओं की मांग और मात्रा और आय। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बन जाएगा, उपभोक्ताओं की मांग की मात्रा और आय। एंजेल का नियम के बारे में जो है संबंध पूछा जा रहा था, तो किसके बीच? उपभोक्ताओं का मांग की मात्रा और आय के बीच संबंध एंजेल का नियम बताता है। आगे देखिए, बजट 23-24 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के किस प्रतिशत तक लक्षित किया गया है? ठीक है, तो ये आप लोग आंसर कर लिए होंगे, 5.9%। ठीक है, राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद को किस प्रतिशत तक लक्षित किया गया है? तो 5.9 तक इसको टारगेट लक्ष्य रखा गया है। अगला देखिए, माता टीला जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित की गई है? देखिए यूपी स्पेशल आपका हो गया ये ललितपुर में। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित ताप विद्युत परियोजना में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तब थोड़ा सा आपको यूपी स्पेशल प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से, और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। इतना सारा पेपर हम लोग देखे, 3 पेपर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देख चुके हैं, 1-2 पेपर और देखेंगे, बाकी अभी टेस्ट सीरीज करेंगे हम लोग।
ठीक है, अभी DHIS वाला आपका टेस्ट जो नया अपडेट हुआ है वो सब करा देंगे, बाकी ये GS वर्ल्ड वाला करेंगे। और उसके अलावा वो टेस्ट पेपर भी करेंगे। जैसे प्रोग्राम के बारे में बताया, आपका रिस्पॉन्स अगर आप लोग का दिखता है अच्छा सही दिखता है तो वो भी हम काम करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है, हरदुआगंज ये अलीगढ़ में है, परीक्षा ताप हो गया आपका, ये सारा ताप विद्युत ही है। ठीक है, तो सारा थर्मल पावर प्लांट की बात हो रही है। ओबरा जो है फर्रुखाबाद में, अनपरा जो है ये सोनभद्र में। ठीक है, देखिए ओबरा ताप विद्युत जो है फर्रुखाबाद में नहीं है, ये सोनभद्र में ही है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे ठीक ही है, गलत बताना था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम ग्रामीण पर्यटक नीति की घोषणा निम्नलिखित में से कब की गई थी? ठीक है, तो डेट वाला भी प्रश्न पूछा जाता है, और ये जून 2015 में आपको की गई थी। अगला देखते हैं 94। देखिए पूछा गया है, डिस्कवर योर रूट्स योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से जुड़े स्थलों की पहचान से, भारतीय पूर्वजों के खोज स्थलों की पहचान से, सूफीवाद से जुड़े स्थलों की पहचान से, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थलों की पहचान से। डिस्कवर योर रूट्स योजना, ये क्या हो जाएगा? भारतीय पूर्वजों के खोज स्थलों की पहचान से। अगला देखिए 95। देखिए इसमें क्या पूछा गया है। अच्छा, कुटे को कुट दो से यहाँ पे मिलान करना है। देखिए, चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? आचार्य नरेंद्र देव कृषि हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि हो गया, और सैम जो है हिग्नी वाटम कृषि विश्वविद्यालय। चलिए इसको थोड़ा जूम इन कर देते हैं, ऑप्शन आप सभी को दिख रहा होगा, आंसर करें अब। देखिए चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये आपका जो हो जाएगा ये कानपुर में, तो ये का तो 3 बनेगा। ठीक, इसके बाद देखिए आचार्य नरेंद्र देव जो है आपका ये अयोध्या में, एक हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका ये बन जाएगा मेरठ में, और लास्ट यहाँ पे ये सैम जो है आपका हिग्नबाटम कृषि विश्वविद्यालय, तो ये हो जाएगा आपका प्रयागराज में। 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन 2 में दिख रहा है। अगला देखते हैं 96। देखिए पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पर्यटक संवर्धन योजना कब चलाई गई थी? फैक्चुअल प्रश्न है, इसमें आपको आता है तुरंत टिक करेंगे, नहीं आता है याद कर लेंगे। देखिए मार्च 2021 में शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आपका मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? देखिए कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में टोटल जो है 6 है, अभी तो हम लोग 4 देखे थे थोड़ी देर पहले। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में 1975 में उसका स्थापना हुआ था। उसके अलावा आचार्य नरेंद्र देव देखे थे हम लोग फैजाबाद में। इसके बाद सरदार पटेल आपका मेरठ में, बांदा कृषि जो है बांदा में, सैम हिग्नी बाटम जो देखे थे प्रयागराज में, और रानी लक्ष्मीबाई आपका झांसी में। अगला देखें, समग्र विकास सूचकांक के आधार पर राज्य नियोजन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? ये भी आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए उत्तर प्रदेश को जो है चार चार आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी ही बन जाएगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के बारे में आप सभी को पता होगा कि अर्थव्यवस्था में देखें तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ये। आप लोग कमेंट में लिखेंगे भारत का पहला अर्थव्यवस्था कौन है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये प्रश्न संख्या 98 हो गया। 99, उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे लोगों का प्रतिशत निम्नलिखित में से कितना है? ये देखिए यहाँ पे 32 दशमलव है, 22, 19, 29, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 29.43। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का होता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या कोई नहीं? अब देखिए ये तो आपको पता ही ना चाहिए, प्राथमिक जो नेचर से आपको डायरेक्ट मिलता है जैसे कृषि पशुपालन वगैरह हो गया, तो सबसे ज्यादा योगदान जो है देखेंगे तृतीय क्षेत्र का है, लगभग लगभग देखेंगे 56% योगदान इसी का है उत्तर प्रदेश के जो है सकल जो है राज्य घरेलू उत्पाद में। अब देखिए एक तरफ उद्योग है और एक तरफ स्थान है, इसको मिलान करना है। देखिए तो यहाँ पे इंडियन पाली फाइबर्स लिमिटेड है, आप लोग आंसर करें इंडियन पाली फाइबर्स लिमिटेड, तो ये तो आपका बाराबंकी में है, 4 हो जाएगा। अफीम कारखाना ये गाजीपुर में, भारत स्टील रोलिंग मिल हो गया आपका ये मेरठ में, और त्रिवेणी जो है स्ट्रक्चरल लिमिटेड ये हो जाएगा आपका प्रयागराज में।
तो यहाँ पे 4321 4321 ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न 102। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें ये बताना है। कलात्मक जो है संगमरमर उद्योग आगरा में है, कांची उद्योग मेरठ में, ब्लैक पटरी फर्रुखाबाद में, कटसल दरी उद्योग सीतापुर में। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ब्लैक पटरी उद्योग फर्रुखाबाद। ठीक है, देखिए ब्लैक पटरी उद्योग जो है कहाँ पे आपका, आजमगढ़ के निजामाबाद में है ये। बाकी सब ठीक था यहाँ पे। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। ये फैक्चुअल सा प्रश्न है, 2007 में किया गया था आपको, लखनऊ में। 104 देखें, उत्तर प्रदेश के किसानों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु चलाई जा रही योजना निम्नलिखित में से कौन सी है। किसान पाठशाला योजना है, किसान उदय योजना, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 सेवा, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। किसानों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए आपको उत्तर प्रदेश में किसान उदय योजना, ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 105। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मुख्यमंत्री सामूहिक विकास योजना अक्टूबर 2017 में, मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन 2017 में, मुख्यमंत्री सुमंगला अक्टूबर 2019, मुख्यमंत्री जन आयोग 2016। देखिए जन आयोग योजना 2016 का नहीं था, ये 2019 का था आपका, तो ये गलत हो गया, बाकी सब यहाँ पे सही है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। अच्छा प्रश्न, आंसर करें। तो ये जो है आपका 6.5 के करीब में, ठीक है, ये अनुमान लगाया गया है कि 6.5% तक ग्रोथ रेट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। जीडीपी की बात की गई, भारत में शून्य आधारित बजट किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पारित किया गया था। 5वीं है, 7वीं है, 10वीं है, 11वीं है। ठीक है, जीरो बेस बजटिंग की बात की गई है, तो पहली बार जो है आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक, बजट 23-24 के बारे में पूछा गया। अच्छा प्रश्न है, देखिए कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। प्रति व्यक्ति आय करीब 9 वर्षों में दोगुना होकर 1.97 लाख रुपये हो गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और ये पिछले 9 साल में विश्व की 10वीं से 5वीं बन गई है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें गलत बताना है। देखिए प्रति व्यक्ति आय 9 वर्षों में दोगुनी हो गया है, 1.97 हो गया है, बात सही है बिल्कुल। और देखेंगे तो भारत जो पहले 10वां अर्थव्यवस्था था वो 5वां भी बन गया है, तो ये भी सही है। स्वच्छ भारत मिशन में 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाया गया है, ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, सारा तो यहाँ पे सही है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 109। देखिए यहाँ क्या पूछा गया, सुर्खियों में रह चिप 4 गठबंधन के सम्मेलन में लिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था। देखिए जापान, आपका अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ताइवान वगैरह। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भारत नहीं शामिल था। अगला देखिए 110। द विंडसर फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच संधि है। विंडसर फ्रेमवर्क, तो आंसर आप लोग कर लिए होंगे, भारत और नेपाल के बीच है ये। अगला देखिए प्रश्न संख्या 111। निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया। ये मनाया गया आपको 5 मार्च को। निम्नलिखित में से किस संगठन ने दुनिया के महासागरीय निकायों की रक्षा के लिए पहली हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया। तो आंसर आप लोग कर लिए होंगे, संयुक्त राष्ट्र। 5वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित हुआ। तो 5वां आपका कोलालमपुर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने। तो ये जो है अरुण सुब्रमण्यम। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश CO2 का आयात करने वाला, इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बना। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डेनमार्क। भारत सिंगापुर संयुक्त अभ्यास जो है बोल्ड कुरुक्षेत्र हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी जोधपुर में हुआ। 117 देखते हैं।
सिपरी रिपोर्ट 2023, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, सिपरी रिपोर्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े थे कि इसके अनुसार भारत 2023 से 17 और 2018 से 22 के बीच हथियारों की खरीद में 11% का गिरावट दर्ज किया गया है। अभी तक भारत सैन्य उपकरणों में दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है। इसमें बताना है कौन सा सही है। देखिए सबसे बड़ा आयातक है, ये बात ही सही है। और 13-17 और 18-22 में देखेंगे तो खरीद में गिरावट है, उसके बाद भी सबसे बड़ा आयातक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। यह पहली ऐसी पाइपलाइन है जिसके जरिए भारत से बांग्लादेश रिफाइंड डीजल का आपूर्ति किया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, पहला ऑप्शन है। दूसरा देखें, इस परियोजना में 230 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। दूसरा, ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले में परबतीपुर से जोड़ेगी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन आपका सी। ठीक है, देखिए ये पाइपलाइन जो है आपका भारत से बांग्लादेश रिफाइंड डीजल को आपूर्ति को पूरा करेगा। और ये जो है 230 किलोमीटर का नहीं है, ये 130 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है आपका। तो ये दूसरा इस तरह से गलती हो गया था। तीसरा तो सही है कि बंगाल के सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पर्वतीपुर को जोड़ेगा, तो ऑप्शन सी हो जाता। अगला देखिए प्रश्न, अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे। ये मैकमोहन रेखा को मान्यता दिया गया अभी हाल में कुछ दिन पहले। अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। अफ्रीका और भारत, ठीक है, एफिनडेक्स 2023, ये आपको भारत में। हाल ही में किसने अपनी पहली अंग्रेजी पुस्तक छत्रपति शिवाजी महाराज जारी किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ये श्रीमंत कोकाटे, ये मराठी लेखक इतिहासकार हैं, इन्हीं के द्वारा जारी किया गया। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 122, तमिलनाडु सरकार ने निम्नलिखित में से किसे राज्य का 18वां वन जीव अभयारण्य घोषित करने का फैसला लिया है। तो ये आपका ऑप्शन डी बन जाएगा, और ऑप्शन डी में है थानथाई पेरियार वन जीव अभयारण्य, यह 18वां वन जीव अभयारण्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखते हैं 123, देखिए क्या पूछा गया यहाँ पे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा जारी किया गया। ये आप लोग आंसर कर लिए होंगे, ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका रिपोर्ट SSDN के द्वारा जारी किया जाता है। अगला देखिए, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के संदर्भ में बताना है। इसका आयोजन महिला और बाल विकास के द्वारा किया गया। यह ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया है। नीचे दे कोड के हेल्प से आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक, देखिए यहाँ पे ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र में महिला चैंपियनों को सम्मानित करने के लिए किया गया था ये स्वच्छ सुजल शक्ति। इसका आयोजन महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, देखिए तो इसका आयोजन जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, तो ऐसे में गलत हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पूछा गया इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा बायो कंप्यूटर को परिभाषित करता है। ऐसे ऐसे एक आध प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। देखिए बायो कंप्यूटर जनरली नई कोशिका को बनाना और कंप्यूटेशन ऑपरेटर को लागू करने के लिए सूचना को कोशिकाएं DNA प्रोटीन और RNA का उपयोग करके संसाधित किया जाता है, इसको हम लोग बायो कंप्यूटर बोलते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 126, ये पूछा गया है कि वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में बताइए कौन सा सही है। इसके अनुसार नई दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। बांग्लादेश दुनिया का सबसे शीर्ष 5 सबसे प्रदूषित देशों में शामिल है। देखिए जो आपका ये अभी नया रिपोर्ट आया, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, वायु का क्वालिटी वाला रिपोर्ट जो आया, तो इसमें दूसरा तो सही है, बांग्लादेश दुनिया के शीर्ष 5 सबसे प्रदूषित शहर में शामिल है। ठीक है, लेकिन इसमें चाड, इराक, पाकिस्तान इस सबको जो है, बहरीन और बांग्लादेश को 5 सबसे प्रदूषित जो है आपका देश बताया गया था। भारत का जो नई दिल्ली है दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित राजधानी है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता। लाहौर जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर आता। ठीक है, तो लाहौर का नाम याद रखेंगे, ये ऐसे गलत हो गया, और यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा केवल 2। अगला प्रश्न देखिए, 7 मार्च को नेफ्यू रियो ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे, ये नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में इनके द्वारा शपथ लिया गया है।
अच्छा, नागालैंड में सीटें टोटल कितनी है आपको? तो 60 सीट है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा निर्मित वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया? ये किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया। पासपोर्ट वर्ल्ड इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है? देखिए, पासपोर्ट वर्ल्ड जो है इंडेक्स में बात करें तो भारत का स्थान जो है 144। ठीक है, स्थिति इसमें ठीक ठाक नहीं है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 130। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे सेंटर ऑफ एक्सलेंस और मशीन टूल्स डिजाइन का शिलान्यास किया? तो ये जो है आईआईटी बनारस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 131। अब देखिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स वगैरह का प्रश्न है यहाँ से, तो बिल्कुल आप लोग धैर्य बना के जो है टेस्ट दे रहे होंगे। एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, 5 छात्रों की औसत आयु 14 है, 9 का है 16, तो 15वां का बताना है। देखिए, ओवरऑल आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 15 विद्यार्थियों का औसत एज कितना दिया है आपको? 15 का यहाँ पे 15 ही दिया है, तो 15 विद्यार्थियों का औसत एज 15 दिया है, तो 15 का कुल एज कितना हो जाएगा? 15 इंटू 15, ये कितना आपका बन जाएगा? 225 वर्ष। ठीक है, अब देखिए, 5 विद्यार्थियों का इसमें औसत एज कितना दिया है? 14 वर्ष, तो 5 विद्यार्थियों का कुल एज कितना हो जाएगा आपका? 5 इंटू 14 यानी 70 वर्ष। ठीक है, अब अन्य 9 विद्यार्थी का एज इसमें 16 वर्ष दिया गया था, 9 का 16 दिया गया था, तो 9 का टोटल एज कितना हो जाएगा? 9 इंटू 16, तो ये हो जाएगा आपका 144 वर्ष। ठीक है, चलिए अभी टोटल लोगों का दिया है आपको यहाँ पे, 15 लोगों का यहाँ पे कितना है? 225 है, और यहाँ पे 9 5 14 लोगों का दिया है यहाँ पे 70 144, तो बस 15वां का निकाल ही सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 225 माइनस क्या हो जाएगा? 70 प्लस 144। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 225 माइनस ये 4 हो गया, ये 7 4 11, और ये हो गया आपका 2, तो ये 225 है, 5 में से 4 गया, 1 हो गया, 2 में से 1 गया, 11 वर्ष आ गया। ठीक है, तो 15वां लड़का का जो है एज कितना आ गया? 11 वर्ष, तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, देखिए यहाँ पे दिया है, एक बैग में 10 पैसे 20 पैसे और 50 पैसे के मूल्य वर्ग के कुल 75 सिक्के हैं। मान लीजिए कोई आपके पास बैग है, ठीक है, इसमें 10 पैसे के सिक्के हैं, कुछ कुछ 20 पैसे के हैं और 50 पैसे के, तो तीनों मिला के जो है 75 सिक्के हैं। चलिए आगे लिख रहा है कि 50 पैसे के सिक्के, 20 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के का मूल्य का अनुपात दिया है, यानी 50 पैसे के सिक्के का मूल्य का अनुपात 20 है, 20 वाला 12 है और 10 वाला 5 है। 10 पैसे और 50 पैसे को सिक्कों की कुल संख्या बतानी है। देखिए, आपको तो तीनों का संख्या 75 पता है, लेकिन आपको 10 और 50 वाला बस बताना है। चलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दिया है आपको कि 50 पैसे 20 पैसे और 10 पैसे, एक 50 पैसे वाला है, एक 20 पैसा और एक आपका 10 पैसा वाला सिक्का है। तीनों का तो क्वांटिटी आपको पता है कि 75 है। अब इनका मूल्य का अनुपात भी दिया है। ठीक है, तो 50 पैसे वाला जो है आपको कितना दिया है? इसका रेशियो 20 दिया है शायद, हाँ 20 12 और 5, तो 50 पैसे वाला आपका कितना हो जाएगा? एज्यूम कर लेते हैं इसको कि 50 पैसों का सिक्कों का संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 50 पैसों का सिक्कों का संख्या हो जाएगा 20x, एज्यूम कर लेते हैं चूंकि रेशियो है। ठीक है, इनटू यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप, तो ये पैसा है, तो हम लोग पैसा को क्या कर लेते हैं? रुपया में चेंज कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि 50 पैसे में हाफ रुपीज, 100 पैसे में अगर बात करेंगे, ठीक है, 100 पैसे में कितना रुपीज होता है आपका? 1 रुपीज होता है। ठीक है, 100 पैसे में 1 रुपीज होता है, तो 50 पैसे में कितना हो जाएगा आपका? 1 पैसे में 1/100, तो 50 में कितना हो जाएगा आपका? 1/2 हो जाएगा, रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपना दिया है कितना सिक्का है यहाँ पे आपका? 75 सिक्का है। ठीक है,
तो सिक्कों की संख्या हमें पता है, तो सिक्कों का संख्या क्या हो जाएगा, यानी 2 सिक्के मिल के जो है आपको 1 रुपया बनाएंगे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, वैसे ही हमको 20 पैसा वाला सिक्का लिखना रहे, तो हमको पता है रेशियो कितना है 12, तो 12x कर लेते हैं। और 20 पैसे के 5 सिक्के यदि आप लाएंगे तब क्या हो जाएगा, रुपीज में चेंज हो जाएगा। वैसे 10 पैसे का कितना सिक्का लाना पड़ेगा आपको, 10, और रेशियो यहाँ पे कितना दिया है 20 12 और उसके बाद 5 दिया था, तो बस यहाँ पे 5x रख दें। देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये 40x हो गया, मल्टीप्लाई किए तो ये 60x हो गया, और ये हो गया 50x। ठीक है, इस तीनों को यदि ऐड करते हैं तो ये 5 6 11 4 15, 150x आ जाता है। और ये आपको पता है कि ये 150x किसके बराबर होगा, तो सिक्कों का संख्या हम लोग निकाले हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितना दिया है 75 दिया है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 75 डिवाइड 150, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2। x का वैल्यू कितना आ गया 1/2, तब तो आप बता ही सकते हैं x का वैल्यू निकल गया। आपको निकालना क्या था यहाँ पे, तो सिक्कों का यहाँ पे संख्या निकालना था। ठीक है, तब आप यहाँ से क्लियरली बता सकते हैं। देखिए हमारे पास तीन ही तरह के सिक्के थे, एक 50 पैसे वाला, एक 20 पैसे वाला, एक 10 पैसे वाला। तो 50 पैसे वाला का क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 20 इंटू एक्स, तो 20, ये तो मूल्य वाला था, तो 50 पैसे का सिक्के का संख्या हम लोग क्या निकाले 40x। ठीक है, और यहाँ पे आपका 20 पैसे वाला था 60x, और 10 पैसे वाला कितना था 50x। तो बस मल्टीप्लाई कर दे, x का वैल्यू निकल ही गया है, तो 40 इंटू हाफ कितना आ जाएगा 20, और ये 60 इंटू हाफ कितना आ जाएगा 30, और ये आपका हो जाएगा 50 इंटू हाफ यानी 25। इसका मतलब क्लियर हो गया कि 50 पैसे वाला 20 सिक्का है, 20 पैसे वाला 30 है, और 10 पैसे वाला 25 है। आपको क्या बताना था 10 और 50 वाला, तो 10 वाला और 50 वाला कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए 10 वाला आपको ये दिया है, 10 वाला ये है, 50 वाला ये है। ठीक है, 50 वाला ये है। ठीक है, ये तो आपका 20 पैसे वाला है, तो 20 और 25 कितना आ गया 45, तो टोटल 45 सिक्का होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा सा था कैलकुलेशन, बाकी क्वेश्चन में उतना कोई बहुत बड़ा इसमें कलाकारी नहीं था। देखिए 133 देखते हैं, 40 आदमी 30 दिनों में एक दीवार को बना लेते हैं। ठीक, एक दिन बाद जो है 15 आदमी ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 42 दिन में पूरा हो गया। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके बाद 15 आदमी काम छोड़ दिए। सिंपल सी बात है, मान लीजिए कोई काम लगा तो 40 लोग काम करने के लिए रेडी होते हैं अगर, और वो लगातार 30 दिन अगर काम करते हैं तो काम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में कहानी क्या बना, एक दिन बाद, ठीक है, एक दिन बाद जो है 15 आदमी काम छोड़ दिए, तो बाद में 25 आदमी ही बच गए होंगे। चलिए इसको बस इक्वेशन लिखना, आंसर आ जाएगा आपका। टोटल काम क्या हो जाता है आपका, टोटल वर्क, ये कितना हो जाता है 40 आदमी अगर मान लीजिए 30 दिन तक काम कर देते, तो मान लेते हैं चलिए 1200 यूनिट जो है आपका 1200 यूनिट काम हो जाता, टोटल काम हो जाता अगर 40 दिन, 40 आदमी करते 30 दिन तक। लेकिन प्रश्न में दिया है कि 40 आदमी एक दिन तक काम करते हैं, मान लेते हैं एक दिन तक, पता नहीं, फिर उसके बाद 15 आदमी छोड़ के चले जाते हैं, तो 40 में से 15 माइनस कर लेंगे तो कितने बच जाएंगे 25 आदमी। 25 आदमी कितने काम करेंगे, तो 42 माइनस 1, क्योंकि पता है कि 42 दिन में काम समाप्त हो जा रहा है, एक दिन पहले कर चुके हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1200। टोटल काम तो 1200 यूनिट है। बस यहाँ पे कैलकुलेशन आप कर लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। देखिए तो ये क्या होगा 40x। दूसरा भी तरीका है इस प्रश्न को बनाने का, बाकी आसान तरीका है, 25 में 42 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 25 दूना 100 हो गया, 25 चौका जो है 25 दूना 100, ठीक है 10 बच गया, 25, सॉरी 25 दूना 50 होता है ना, हाँ 50 तभी भी जीरो आया, 5 आ गया, 25 चौका 100 और 5 105। ठीक है, 105 हो गया, माइनस 25x इक्वल टू 1200। बस अब x को एक साथ रखिए, 40 है और 2 है तो कितना हो जाएगा 38x इक्वल टू 1200 इधर है, ये 1050 है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1050, ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, और इधर हो गया 38x, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से, ये हम लोग सही कैलकुलेशन किए हैं। सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 25 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x नहीं 25x आएगा, तो 40 में से 25 अगर माइनस जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 40 में से 25 जाएगा तो 15 आएगा, 15x। ठीक है,
तब आपका वैल्यू हो जाएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ से 150/15 यानी कितना 10 आ गया। यानी जो काम लोग छोड़ के चले गए थे तो उसके बाद 10 दिन और काम किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही बन जाएगा। अगला देखिए, अब इस क्वेश्चन को भी आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। देखिए, आपको जिस तरीके से आता है उस तरीके से ट्राई करें, जिनको नहीं आता है यहाँ पे देखेंगे। देखिए, ए ने बी को 30% लाभ पे एक वस्तु को बेच दिया, बी ने उससे 20% लाभ पे सी को बेच दिया, सी ने 20% हानि पे डी को, डी ने 10% हानि पे ई को। ई का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य का कितने प्रतिशत अधिक या कम है। देखिए, आप चाहे तो एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए ए ने बी को बेचा, तो हम लोग मानते हैं कि ए का लागत मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया है, मान लीजिए ए का एज्यूम कर लीजिए। तो ये बी को जो है 30% लाभ पे बेचता है, तो बी को 30% लाभ पे 100 कितना बन जाएगा, 130 बन जाएगा। ठीक, चलिए इसको सॉल्व कर ही देते हैं। ए का एज्यूम कर लीजिए कि 100 रुपया कीमत जो है ए के पास है। ठीक है, अब बी का क्या हो जाएगा आपका, तो बी 30% लाभ पे, चूंकि ये 30% लाभ पे बेचता है, तो बी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 130 रुपया हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब सी को क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि 20% लाभ पे, बी जो है सी को 20% लाभ पे बेचता है, तो 130 तो ऑलरेडी है, इसका 20% अगर आप निकालेंगे तो 20% कितना हो जाएगा, 120/100। ये 0 से 0 कैंसिल, और ये क्या बन जाएगा, 13 × 12, 12×3 = 36, 3 12 × 12 3 15, 156 रुपया आ गया। ठीक है, तो सी का 156 रुपया हो गया। इसके बाद देखिए क्या दिया है, सी ने 20% हानि पर डी को बेच दिया। अब फिर 20% हानि होगा तो डी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 156 तो ऑलरेडी है, लेकिन 20% हानि है तो 80/100 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये आपका कितना बन जाएगा, 8 × 6 = 48, 4 8 × 5 = 40, 4 × 44 और 4 8 × 8 = 4 12, 12 नीचे है पॉइंट, तो 124.8 आ जाएगा। ठीक है, तो डी का कितना आ गया आपका, 124.8 रुपया, चूंकि हानि पे बेचा है सी इसको। ठीक है, अब फिर यहाँ पे दे रहा है आपका ई, ई का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, देखें यहाँ पे, तो डी ने इसे 10% हानि पे ई के बेचा, तो अब 10% फिर हानि कर दीजिए, 124.8 का 10% हानि यानी 90/100। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 9 × 8 = 72 हो जाएगा, 9 × 6 = 36, 1 × 37, 9 × 2 = 18। चलिए यहाँ पे कैलकुलेट कर ही देते हैं। चलिए इसको आप 10 लिख सकते हैं पॉइंट को हटा के, 9 × 8 = 72, 2 7 आ गया, 9 × 4 = 36, 36 6 42, 1 43, 4 आ गया, 9 दूनी 18, 4 22, 2 आ गया, 9 × 9 2 और 1 11, तो ये कितना आ गया, 112/32 और नीचे कितना हो गया 100, तो 112.32 आ गया। ई का कितना हो गया यहाँ पे आपका, ई का हो गया आपका 112.32 रुपीस। ठीक है, अब पूछा क्या है यहाँ पे, पूछा है आपका ई का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य से कितना अधिक या कम है। देखिए ए का कितना था, ए का 100 था, ई का अभी हम लोग निकाले, ई का कितना है, तो ई का 112.32 है। देखिए ई का यहाँ पे कितना हो गया, तो ई का हो गया 112.32, तो यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा है कि ए का 100 है, ई का 112 है। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, प्रतिशत में चेंजेस क्या आ जाएगा, पहले चेंज देखिए कितना का आ जाएगा, 12.32 का, अब प्रतिशत में निकालेंगे 100 से डिवाइड 100 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12.32%। देखिए प्रतिशत निकालने के लिए तो कुछ करना नहीं होता है, कितना चेंजेज हुआ था 12.3, किस पे, ए पे, ए का कितना था 100 था, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं कट ही जाता, तो 12.32% हो जाएगा। और यहाँ पे आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी 12 सॉरी यहाँ पे कम नहीं अधिक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 35, अब ये डायरेक्शन वाला प्रश्न है और लगभग हर एक चीज में एक डायरेक्शन वाला प्रश्न हम हल किए हैं, जो लोग भी ध्यान से देखे होंगे इसको कर लेंगे जरूर। एक दिन रवि घर से निकला 10 किलोमीटर दक्षिण, तब बार बार मैं बोला हूँ कभी भी डायरेक्शन के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डायरेक्शन जो है बना लेना है। चलिए तो यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले डायरेक्शन लिख लेते हैं। देखिए ये ईस्ट हो गया यानी पूरब, पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया वेस्ट, ये उत्तर यानी नॉर्थ, और ये दक्षिण हो गया यानी साउथ। अब जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे बस आपको काम करते जाना है।
एक दिन रवि घर से निकला और 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाया। मान लेते हैं रवि का घर ये है 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो यानी इधर आएगा ये 10 किलोमीटर। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट हो गया। आगे देखिए, दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर साइकिल चला। अब यहाँ से इसको दाहिने मुड़ना है तो दाहिने इधर ही मुड़ेगा। ठीक है, और 5 किलोमीटर साइकिल चलाया। चलिए 5 किलोमीटर चला लिया, आगे बढ़ते हैं। और दाएं मुड़कर फिर 10 किलोमीटर चलाया। अब यहाँ से फिर दाहिने मुड़ेगा तो यहीं मुड़ेगा, और 10 किलोमीटर चलाएगा तो यहाँ पहुँच गया कुछ। ठीक है, तो ये पहुँच गया आपको 10 किलोमीटर, यहाँ पे पहुँच गया ये। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, फिर बाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल चलाया। अब फिर यहाँ से बाएं, तो यहाँ से बाएं तो इधर ही होगा, और बाएं मुड़ के 10 किलोमीटर, मान लीजिए इस पॉइंट पे आ गया है रवि, और ये कितना है 10 किलोमीटर है, ये तो ऑलरेडी 5 है पहले से। सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ेगा। देखिए, तो अब सिंपल सा, रवि का घर कहाँ पे है, तो रवि का घर यहाँ पे है। अभी रवि का फाइनल पोजीशन क्या है, ये वाला है। ये आपको डिस्टेंस पता है 5 है, ये कितना है 10 है, तो टोटल रवि को घर आने के लिए 15 किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ेगा, सिंपल सा बात। ठीक है, यहाँ से 15 किलोमीटर जैसे सीधे साइकिल चलाएगा अपने घर पहुंच जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 136। देखिए ये प्रश्न, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। अब ये रीजनिंग का प्रश्न है, वो मैथमेटिक्स था, 4-5 प्रश्न। यदि उजाले को सुबह कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, जो भी स्टेटमेंट लिख रहा है उसी के हिसाब से चलना है। उजाले को क्या कहा जा रहा है, सुबह। ठीक है, तो उजाले को सुबह लिख दिए हम लोग। सुबह को अंधेरा कहा जा रहा है, तो सुबह को सुबह ना कह के अंधेरा बोला जा रहा है, अंधेरा बोल देते हैं। चलिए, अंधेरा को रात कहा जा रहा है, तो अंधेरा को हम लोग रात बोल दिए। रात को धूप कहा जाता है, रात को किस क्या बोला जा रहा है, धूप। और धूप को शाम कहा जा रहा है, धूप को शाम कहा जा रहा है। अभी आपको इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने प्रश्न पत्र भी हल कर सकते हैं। हमको थोड़ा समझाना है तो आपको लिख पा रहे हैं। तो फिर हम कब सोते हैं, अब बताइए। इंसान जनरली कब सोता है, तो रात को ही सोता है, आपको पता है। लेकिन रात को कहा क्या जाता है, तो रात को धूप बोला जा रहा है। हम लोग जो है आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी धूप हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान से पढ़ के और इसको कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। दही, घास, मक्खन, दूध और गाय, इसको एक सीक्वेंस में लगाना है। चलिए, ऑप्शन आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा ऑप्शन, आंसर करें इसका। तो ये भी आप लगा सकते हैं, अच्छा आसान सा प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले इसमें गाय हो जाएगी 5, और इसके बाद देखेंगे तो गाय के बाद गाय क्या करती है, घास खाती है, 2 हो जाएगा। और घास खा के क्या करेगी, गाय दूध देगी। ठीक है, तो दूध हो जाएगा पहले, और दूध से जो है उसके बाद दही बनेगा, तो दही कहाँ, ऑप्शन में 1 में है। और इससे मक्खन निकाला जाएगा। तो ये एक प्रोसेस होता है, 5 2 4 1 3, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखिए, अब इस श्रृंखला को पूरा करना है। पहला 50 है आपका, फिर यहाँ पे 59 है, 75 और 100। तो नेक्स्ट क्या होगा, ये पूछा गया है। देखिए, अब 50 से 59 में रिलेशन देखना होगा, फिर 59 से 75 में। तो इस सीरीज तो काफ़ी इंक्रीज नहीं कर रहा है स्पीड में। ठीक है, इसमें लॉजिक देखते हैं। ये 9 बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है, 15 में से 9 गया 6, और ये 6 में से 5 गया 1, ये कितना बढ़ रहा है 25। देखिए, इसमें कुछ लॉजिक दिख रहा है क्या। अच्छा देखिए, ये 3 का स्क्वायर दिख रहा है अपने को, ये 4 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है। इसका मतलब 3 4 5, तब अगला कितना बढ़ेगा, 6 के स्क्वायर से बढ़ेगा, सिंपल सा बात। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। बस इसमें 36 100 में ऐड करें तो अगला क्या हो जाएगा, 136। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 139, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए, इसमें आपको ट्री डायग्राम बनाना होगा। ए का भाई बी है, ए का भाई बी है, तो ये बना दिया हम लोग। ए का भाई कौन है, बी है। ये क्या है, इसका भाई है, चलिए भाई लिख दें यहाँ पे। बी की पत्नी सी है, बी की पत्नी सी है, इसकी ये पत्नी हो गई सी। ओके,
ई जो है ए की बेटी है, ई जो है ए की बेटी है, तो चलिए ए की बेटी ई हो गई। ओके। डी बी का पुत्र है, डी बी का पुत्र है नहीं, चलिए बी का पुत्र हो गया डी, और ये हो गया इसका पुत्र। ओके। एफ ई का भाई है, एफ जो है ई का भाई है, यानी ई का भाई एफ बताया जा रहा है, तो चलिए ई का भाई यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एफ। ओके। जी डी की बहन है, एक और दिया है, तो डी की बहन कौन है, जी है, तो इसकी बहन जी है। ओके। ए जी का क्या रिलेशन होगा, यानी यहाँ पे देख ध्यान देंगे, ए किधर है, ए यहाँ पे है, जी कहाँ पे है, यहाँ पे, इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन आपको बताना है। ठीक है, सिंपल सा बात है, ये डी जी की बहन है और ये इसका पुत्र है, यानी ओवरऑल ये डी जी के क्या हो जाएंगे, पिता। ठीक है, डी जी के पिता कौन हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, और बी एक भाई है तो इनके चाचा ही हो जाएंगे। सिंपल सा बात, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए, तो डायग्राम आप जैसे बनाएंगे आपको रिलेशन दिख जाएगा, ऐसे आप बनाएंगे लॉजिकली करेंगे तो फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे। प्रश्न चिन्ह पे बताना है क्या आएगा। तब देखिए बीच वाला जो है ये कैसे अंक आ रहा है, यही आपको पता लगाना है। देखिए देखते हैं, 5 4 को जोड़ते हैं 9 हो गया, और 6 7 को 13, 13 माइनस 9 4 हो जाएगा, ये तो जीरो नहीं बनेगा। अच्छा, 5 6 को ऐड करते हैं, 5 6 11, और 4 7 11, हाँ 11 आ जा रहा है, 11 माइनस 11 जीरो। चलिए इसको करके देखते हैं क्या ये लॉजिक यहाँ फिट बैठता है। इस 7 और 6 को ऐड कीजिए, 7 6 कितना होता है 13, माइनस 8 4 12, हाँ ये एक आ जा रहा है, ये बीच वाला एक आ जा रहा है, तो बिल्कुल यही लॉजिक हम लोग यहाँ लगाएंगे। इस 11 और 5 को ऐड कीजिए, 11 5 कितना होता है 16, और 6 3 कितना होता है 9, 16 माइनस 9 कितना होगा 7, तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका 7 बन जाएगा। चलिए, तो इस तरह से जीएस वर्ल्ड वाला जो है आपका सेक्शनल टेस्ट अपना फिनिश हुआ नया वाला। इसमें हम लोग हिस्ट्री वाला कर लिए, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। हम नेक्स्ट इसका फुल लेंथ टेस्ट देखेंगे। इससे पहले अब आगे जो लेक्चर हम बनाएंगे उसमें सबसे पहले हम लोग DIS वाला जो नया टेस्ट अभी आया है, 10 टेस्ट ऑलरेडी इसका कंप्लीट कर लिए हैं, वो टेस्ट पहले हम लोग कर लेंगे। ठीक है, DIS वाला नया वाला, और ये जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर हमें GS वर्ल्ड की तरफ लौटेंगे, और इसका जो भी एक फेज 3 का नया नया टेस्ट जो आया है उसमें इकोनॉमी वगैरह का भी और फुल लेंथ का टेस्ट भी अवेलेबल है, तो सब आपको हम कराएंगे। आप धैर्य बना के, पेशेंस बना के रखेंगे, लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर दे ताकि प्रैक्टिस में किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। बाकी मैं प्रोग्राम के बारे में आप सभी को बताए हूँ। ठीक है, कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो मैं जो है आपको क्लियरली बता दूं कि आपको जो है टॉपिक वाइज टेस्ट, ये तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो रहा है, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मैं डेली बेसिस पे दूंगा, यानी मंडे टू जो है फ्राइडे, या मंडे टू सैटरडे, आपका मंडे टू सैटरडे करेंगे तब सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। डेली आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, टॉपिक पहले दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए संडे को आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, आप प्रिपेयर करके आएंगे, मंडे को आपका टेस्ट होगा उस टॉपिक का, और जैसे आपके ROR में प्रश्न बनाए जाते हैं बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है उसके बाद टेस्ट के बाद उसका लाइव डिस्कशन गूगल मीट के माध्यम से किया जाएगा। ठीक, वो जो लाइव डिस्कशन होगा आपका, तो उस डिस्कशन में आपका कोई प्रश्न वगैरह है, ठीक है, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी आप लोग से सजेशन भी लिया जाएगा, एक जो है गूगल मीट पे मीट रखेंगे हम, पहले आप लोग का देखते हैं क्या आप लोग का ओपिनियन है। चलिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।